21 अध्याय 2100 युआन का जुर्माना। 21 अध्याय 2100 युआन का जुर्माना। इसी समय न्यू होटल के प्रवेश द्वार पर काले जैकेट पहने कई लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दिखाई दिए। सबसे आगे शिनबाओ था और उसके बगल में एक मजबूत कदकाठी वाला गठीला आदमी था जिसने काली जैकेट पहनी हुई थी, मुंह में सिगरेट लटक रही थी और काले धूप के चश्मे लगाए हुए थे। वह शिनबाओ का बॉस काओफी था। शिनबाओ, तुमने कहा कि तुम्हें परेशान करने वाला व्यक्ति यही है, काओफी ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, अंदर। शिनबाओ ने अपने गंदे कपड़े भी नहीं बदले और तुरंत मदद के लिए फ़ोन किया, और जैसे ही उसने बताया कि उसका बॉस फी के पास ही है, वह झटपट गुंडों का एक समूह लेकर आ गया। तुमने कहा था कि तुमने मेरा नाम लिया था काओफी, और उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर भी तुम्हें मारा। काओफी ने कहा, हाँ फीगे, उस आदमी ने तुम्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ तो उसने और भी जोर से मारा। शिनबाओ ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा, वह अभी भी पिटाई के दर्द से कराह रहा था। अच्छा ऐसा है। इसी समय विराटजोंग दूसरी मंजिल से नीचे आ चुका था और जाने के लिए तैयार था, तभी शिन शियातोंग वहां आ गई और झट से विराटजोंग को बाहर खींच लिया। टैंक, बाहर मत जाओ, मेरे चाचा कुछ लोगों को तुम्हें परेशान करने के लिए ला रहे हैं। आप जा सकते हैं, ये लीजिए आपके कमरे का किराया, मैं आपको वापस दे रहा हूँ। चिंता मत करो, बस जितना हो सके दूर चले जाओ। शिन शियातोंग द्वारा दिए जा रहे पैसों को देखकर विराटजोंग मुस्कुरा उठा। पैसे रख लो, मैं यहीं रहना जारी रखूंगा। वे सब मुझे बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो क्या ये कायरता नहीं होगी? विराटजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पिटने से तो काया होना बेहतर है, उन सब की मोटरसाइकिलों पर लोहे की छड़ें लगी हुई हैं, शिन शियातोंग ने घबराकर कहा। लेकिन विराटजोंग ने उसकी बात नहीं सुनी और पहले ही दरवाजा खोल दिया था। चरमराहट की आवाज़ के साथ न्यू होटल का दरवाजा खुला और विराटजोंग प्रकट हुआ। शिनबाओ ने तुरंत विराटजोंग को पहचान लिया और अपने बगल वाले व्यक्ति को बताया, फीगे, वह बच्चा है। काओफी ने सैन्य वर्दी पहने विराटजोंग को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, शिनबाओ, क्या ये सिर्फ एक प्रवासी मजदूर नहीं है? एक प्रवासी मजदूर से पिट जाना वाकई शर्मनाक है। ये प्रवासी मजदूर तो काफ़ी ताकतवर है, शिनबाओ ने चिंता से कहा। तो ध्यान से देखो फीगे, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। आजकल प्रवासी मजदूर मेरी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करते हैं, काओफी? ये कहकर काओफी ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली, उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने जूते से उसे बुझा दिया। इस समय तक गली में अन्य दुकानों के लोग भी अपना सिर बाहर निकाल चुके थे, लेकिन वे सभी काओफी और उसके गुंडों के गिरोह से डरे हुए थे और बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये ऐसे लोग थे जिनसे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वे सभी विराटजोंग के लिए चिंतित थे। जो लोग उससे मिले थे वे जानते थे कि वह एक अच्छा आदमी था और उम्मीद करते थे कि विराटजोंग चुपके से भाग जाए। लेकिन विराटजोंग को अब बाहर आते देख उन सभी को गहरा अफसोस हुआ। अगर वह काओफी और उसके साथियों के हाथों में पड़ गया तो उसका अंत निश्चित रूप से अस्पताल में ही होगा। विराटजोंग बाहर निकला और काओफी को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम अभी इसी वक्त हमारे बॉस फी के पास आओ, शिनबाओ ने विराटजोंग पर चिल्लाते हुए कहा। विराटजोंग चलकर आया और शिनबाओ और उसके समूह के सामने खड़ा हो गया। काओफी बाहर निकली और बोली, मैंने सुना है कि तुमने मेरे छोटे भाई शिनबाओ की पिटाई की है। तुम किस गिरोह के साथ हो? लीगा महाद्वीप, विराटजोंग ने जवाब दिया। इससे तुरंत ही काओफी और उसके साथियों में हंसी का सैलाब उमड़ पड़ा। लीगा महाद्वीप, मैं प्रशांत महासागर हूँ, अगर आप चाहें तो। बकवास बंद करो, तुमने मेरे आदमी को मारा है, तुम्हें हर्जाना देना होगा, है ना? काओफी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आप किस तरह समझौता करना चाहते हैं? विराटजोंग ने जवाब दिया। भावनात्मक पीड़ा, चिकित्सा खर्च, साथ ही हमारी उपस्थिति शुल्क और हाँ, मोटरसाइकिल का ईंधन, कुल मिलाकर कम से कम 20,000 तो होंगे ही। काओफी ने कहा। 20,000? जो लोग काओफी की बातें सुन सकते थे वे समझ गए थे कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। ये काओफी की आदत थी, पहले पैसे मांगो, जब तक तुम डरकर पैसे दे देते हो तब तक बात खत्म नहीं होती। वे योजना के अनुसार तुम्हें पीटते ही रहेंगे। उन सभी को उम्मीद थी कि विराटजोंग भुगतान नहीं करेगा, अन्यथा ये किसी कुत्ते को मांस का बन फेंकने जैसा ही होगा। शिन शियातोंग खिड़की के पास से दोनों समूहों के बीच गतिरोध को घबराहट से देख रही थी। उसे विराटजोंग की सुरक्षा की चिंता थी, उसके छोटे हाथ पसीने से तरबतर थे। विराटजोंग हंसते हुए बोला, सिर्फ 20,000? वाह! ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। न केवल काओफी और उसके गिरोह को, बल्कि सड़क के किनारे दुकानों में छिपे लोगों को भी विराटजोंग के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। 20,000 काफ़ी नहीं थे। यह आदमी क्या सोच रहा था? काओफी मुस्कुराने लगा। तो फिर 50,000 ही ठीक है। 50,000 बहुत कम है, इसे 1 लाख कर दीजिए, विराटजोंग ने कहा। ठीक है, फिर 1 लाख रुपये। पैसे ले आओ, एक बार भुगतान हो जाने के बाद आप जा सकते हैं। मैं और मेरे भाई तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, काओफी ने तुरंत जवाब दिया। 1 लाख युआन? ये सुनकर शिनबाओ कुछ हद तक नाखुश हो गया। भाई फेई, उसने मुझे मारा, मैं तुम्हारे चिकित्सा खर्चों के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे जल्दी मत करो, काओफी ने ठंडे लहजे में कहा। शिनबाओ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन इसी क्षण विराटजोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, पैसे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बहुत अजीब था। काओफी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। यह आदमी उसे बेवकूफ़ बना रहा था। तुम मौत को बुलाना चाहते हो, है ना? उसे पकड़ो, पीट पीट कर मार डालो, कम से कम उसकी एक बांह तो तोड़ दो। ये सुनकर उसके अधीनस्थों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे चटकने की आवाज़ आए। धिक्कार है, भाई फी से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा। लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा एक विशालकाय आदमी आगे खड़ा था और उसने विराटजोंग की ओर मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था कि वह चीज़ विराटजोंग के चेहरे पर लगने वाली है। अचानक विराटजोंग ने हरकत की, अपना सिर झुकाया और एक प्रेत की तरह मुंह से बच गया।
उस हटे कट्टे आदमी ने हवा में ही हाथ पैर चलाए और हताशा में दांत पीसते हुए विराट जोंग पर लगातार मुक्के बरसाए। विराट जोंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान झलक उठी। उसने दोनों हाथों से उस विशालकाय व्यक्ति की मुट्ठी को प्लास की तरह पकड़ लिया, अचानक बल लगाया और पीछे की ओर फेंककर उस भारी भरकम आदमी को बहुत दूर फेंक दिया, जहां वह जमीन पर गिरा और दर्द से कराहते हुए अपना सीना पकड़ लिया। ये दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। बाकी सब लोग स्तब्ध रह गए। उनमें से लगभग सभी लोग जानते थे कि यही कौन था, और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उस आदमी ने 200 जिन के व्यक्ति को जमीन पर कैसे पटक दिया। शिनशियातों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। काओफी, जो पहले उपहास कर रहा था, अब गंभीर दिख रहा था। एरहेई उसका सबसे मजबूत अधीनस्थ था, फिर भी वह किसी के हाथों इतनी आसानी से हार गया। आखिर चल क्या रहा था? और उस दुबले पतले व्यक्ति ने 200 जिन के आदमी को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया था? तब काओफी ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मिलकर हमला करो, उसे मार डालो। कुछ ही देर में जैकेट पहने हुए लोग अपनी मोटरसाइकिलों से उतरे और विराट जोंग को घेरते हुए उस पर मुक्के बरसाने लगे। उसे जोर से मारो। कुछ ही देर में उनमें से एक समूह ने धावा बोल दिया। विराट जोंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह युद्ध की मुद्रा में आ गया। उसने आते हुए एक मुक्के को चकमा दिया और पलटकर अपना मुक्का मारा, जो हमलावर के चेहरे पर लगा, जिससे उसके दांत टूट गए और वह व्यक्ति बुरी तरह से पीछे की ओर जा गिरा। 7 या 8 लोग विराट जोंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। महज 30 सेकंड के भीतर वे सभी नीचे गिर गए। जो लोग उनकी मदद के लिए दौड़े थे वे सभी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। इस बार तो काओफी हक्का बक्का रह गया। वह विश्वास भरी निगाहों से विराट जोंग को देखता रहा। और इस समय विराट जोंग काओफी को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दे रही थी। अध्याय 22, अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। अध्याय 22, अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। विराट जोंग मुस्कुराते हुए और मुट्ठी भींचते हुए काओफी की ओर बढ़ा। विराट जोंग को पास आते देख काओफी वहीं जम गया और तुरंत चिल्लाया, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या कर सकता हूँ? जाहिर है हमें इस नुकसान के मुआवजे के बारे में बात करनी होगी। विराट जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। काओफी स्तब्ध रह गया। बड़े भाई, चलिए हार को भूल जाते हैं। क्या हम यहाँ से चले जाएं तो ठीक नहीं रहेगा? वह अब विराट जोंग से और लड़ना नहीं चाहता था। वह व्यक्ति बिल्कुल भी इंसान नहीं था। उनके अपने आदमी भले ही विशेषज्ञ न हो, लेकिन वे कुंफू के कुछ न कुछ हुनर तो जानते ही थे। लेकिन अब इस आदमी के सामने उनके पास टिकने का कोई मौका नहीं था। विरोधी तो उस्ताद होना ही चाहिए, उससे लड़ना व्यर्थ था। इस समय काओफी सचमुच शिनबाओ को कोस रहा था, इस लानत मूर्ख को जिसने ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया। इस समय शिनबाओ भी अवाक रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट जोंग इतना शक्तिशाली होगा कि भाई फी भी उसे हरा देगा। ये बस इतना ही था। तुमने, देखो तो सही, तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी। काओफी ने गुस्से में शिनबाओ के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कोसने लगी। शिनबाओ ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह बस यहाँ से भाग निकलने की उम्मीद कर रहा था। अरे, विषय मत बदलो, ठीक है। तुम लोगों को टक्कर मारना मेरी गलती थी। कैसा रहेगा, मैं मुआवजा दे दूंगा, विराट जोंग ने कहा और फिर नीचे गिरे लोगों की गिनती शुरू कर दी। 1, 2, कुल मिलाकर 8 लोग हैं। मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 3 लोगों की पसलियां टूटी हैं और एक को सिर में चोट लगी है। बाकी लोगों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लो, ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। इसे मेरी तरफ से सद्भावना का एक छोटा सा संकेत समझो। विराट जोंग ने अपनी जेब से $10 निकाले। काओफी ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। 1 मिनट रुके, $10 का मुआवजा? उससे कुछ भी नहीं हो सका। पंजीकरण शुल्क के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं। काओफी थोड़ा डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा बड़ा भाई क्या करेगा। इसे ले लो, इसे न लेने का मतलब होगा कि तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, विराट जोंग ने ठंडे लहजे में कहा। काओफी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। झुककर दोनों हाथों से पैसे ले लिए और उन्हें ऐसे हाथों में थाम लिया मानो पूजा कर रहा हो। मेरी योजना ये है, ये $10, जिन 3 लोगों की पसलियां टूटी हैं उन्हें $1 मिलेगा, जिसे सिर में गंभीर चोट लगी है उसे $2 मिलेंगे। बाकी बचे पैसे तुम लोग आपस में बांट लो। याद रखना, तुम बड़े भाई हो, ऊपर से पैसे हड़पना मत। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, विराट जोंग ने कहा। काओफी दंग रह गया। क्या चुराया? $10? वह तो आमतौर पर उस पर नजर भी नहीं डालता। ठीक है बड़े भाई, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। तुम लोग बड़े भाई को धन्यवाद नहीं देने वाले हो, काओफी ने नीचे गिरे हुए लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। थप्पड़। काओफी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान दिखाई दिया। विराट जोंग ने ही उसे थप्पड़ मारा था। क्या आप बॉस के तौर पर इसी तरह व्यवहार करते हैं? उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तुम्हारी वजह से उनकी पसलियां टूट गईं और तुम फिर भी उन पर चिल्लाते हो, विराट जोंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। काओफी को बेहद अन्याय का एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा ढक लिया और दर्द से लगभग रोने लगा। अब समझ में आ गया बड़े भाई, मैं अब और चिल्लाऊंगा नहीं। तुम्हें याद रखना चाहिए, अपने अधीनस्थों के साथ सावधानी से पेश आना, समझे? जाओ, उस सिर में चोट लगे आदमी को देखो, मुझे करके दिखाओ, मुझे देखने दो। विराट जोंग ने उस लंबे आदमी की ओर इशारा किया जिसे उसने पहले पटक दिया था। यह एरहेई है। काओफी रोना चाहती थी। ये तो मार खाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन विराट जोंग बोल चुका था और वह अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गिरे हुए एरहेई के पास जाते हुए उसने देखा कि एरहेई की आंखें लगभग एक साथ घूम रही थीं। वह मुश्किल से निगल पा रहा था। यह बहुत ही दयनीय था। ध्यान रखना, सावधानी बरतना, याद रखना, तुम्हारे इस अधीनस्थ को सिर में चोट लगी है। अब पहले उसकी खोपड़ी को छूकर देखो, विराट जोंग ने बगल से निर्देश दिया। काओफी ने तुरंत बात मान ली। एरहेई गंजा था और काओफी के हाथ ने उसे छुआ और कई बार रगड़ा। क्या अब बस करो बड़े भाई, काओफी ने विराट जोंग की ओर देखते हुए कहा। थप्पड़। काओफी के चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा भी लाल हो गया। दोनों हाथों के निशान समरूप रूप से संरेखित थे।
इस बार काफी दर्द से चीख पड़ी कि हसनीय था। भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। आपकी भावनाएं कहाँ हैं? हाँ, रोना सबसे अच्छा है, बिल्कुल अभी की तरह। अपने अधीनस्थों को देखो और याद रखो, उन सभी भावनाओं को अपनी आंखों में लाओ। विराट जोंग ने बगल से बोलना जारी रखा। ये दृश्य बाकी सभी की नज़रों में चौंकाने वाला था। वे सब दंग रह गए। क्या यह अभी भी वही दबंग गैंगस्टर काफी था? अचानक ऐसा क्यों लगने लगा जैसे कोई पिता अपने बेटे को सजा दे रहा हो? शिनशियातोंग ने विराट जोंग को हैरानी से देखा और अप्रत्याशित रूप से पाया कि उससे थोड़ा बड़ा ये भाई कितना आकर्षक था। काफी दर्द से कराहने लगी थी और बेकाबू होकर सिसक रही थी। उसे अपने जीवन में पहले कभी इस तरह की मार नहीं पड़ी थी। एरहेई की आंखों में देखने पर वह ईमानदारी वास्तव में गहरी थी। ठीक है, बस इतना ही। अगर तुम पहले ऐसे होते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। याद रखिए, ये लोग आपके अधीनस्थ हैं। वे आपकी बात सुनते हैं और आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। सभी की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन सभी के लिए एक ही तरीका न अपनाएं। हमने इससे आंखों का संपर्क बना लिया है। आगे मुझे एक अलग तरह का नज़ारा देखने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजा क्या होगा मुझे सच में नहीं पता। विराट जोंग ने हंसते हुए कहा। काओफी सिसकते हुए खड़ा हुआ और अगले व्यक्ति के पास गया। पहले जमीन पर घुटने टेककर अपने अधीनस्थ को एक महिला की तरह गले लगाया और धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। ये ठीक है, अगला, विराट जोंग ने कहा। काओफी ने बोलना जारी रखा। उस क्षण काओफी ने मन ही मन शिनबाओ को अनगिनत बार कोसा, ये सोचते हुए कि जैसे ही वह यहाँ से जाएगा वह शिनबाओ से इसका बदला लेगा। धड़ाम, एक और थप्पड़ ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिया। आपका ध्यान भटक रहा है। तुम देखभाल पर ध्यान नहीं दे सकते। विराट जोंग गुस्से से चिल्लाया। अब मेरा ध्यान कहीं और नहीं भटकता। काओफी की नाक बहने लगी थी और 8 अधीनस्थों के साथ उसने अलग अलग तरीके अपनाए। अपने अधीनस्थों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार किया जैसे वह किसी महिला को रिझाता हो। बहुत बढ़िया, विराट जोंग ने ताली बजाई। तो बड़े भाई, क्या मैं अब जा सकती हूँ? काओफी ने रोते हुए पूछा। जाना, वहाँ अभी एक और आदमी है, विराट जोंग ने शिनबाओ की ओर इशारा करते हुए कहा। इस बार शुरुआत से ही विराट जोंग ने शिनबाओ को नहीं मारा था, केवल इसलिए क्योंकि शिनबाओ के कपड़े गंदे पानी से भरे हुए थे और उनसे भयानक बदबू आ रही थी। वाह, उसे चोट तो नहीं लगी? हमें इसकी जरूरत नहीं है ना? काओफी घबरा गया। थप्पड़, अगर चोट नहीं लगी तो तुम उसकी परवाह नहीं करोगे? क्या यही तुम्हारा नेतृत्व करने का तरीका है? विराट जोंग दहाड़ा। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ बड़े भाई, काओफी ने जल्दी से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। फिर वह शिनबाओ के पास गया और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। शिनबाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि इस बार उसने मुसीबत खड़ी कर दी है और भाईफी उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। इस समय काओफी को उसे गले लगाते देख उसका दिल और भी ज्यादा कांप उठा और उसने काओफी के चेहरे को देखा। और काओफी शिनबाओ को देखते हुए अपने चेहरे की मांसपेशियों को फड़कते हुए ये चाह रहा था कि वह उसी क्षण शिनबाओ का गला घोंट दे। ठीक उसी क्षण काओफी को नितंब पर लात मारी गई। भावना कहाँ है? धिक्कार है। क्या मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी सिखाया वह सब व्यर्थ था? विराट जोंग अचानक प्रकट हुआ और चिल्लाने लगा। काओफी लगभग फिर से रोने ही वाला था। लात लगने से उसका गुदाद्वार लगभग फट गया था। फिर भावुक होकर उसने शिनबाओ की ओर देखा और शिनबाओ के माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हमने वह चाल पहले ही देख ली है, विराट जोंग ने बीच में ही कहा। काओफी ने एक और चाल चलने की कोशिश की। वह चाल भी तो पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। काओफी ने कई चालें आजमाने के बाद फिर से चिल्लाकर कहा। वे सभी चालें पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी, उसे तो बस यही कुछ चालें आती थीं। क्या तुम उसे एक चुंबन भी नहीं दे सकते? विराट जोंग ने गुस्से में कहा और फिर लात मारी। 23 अध्याय 23 आइए हानि के बारे में बात करें। 23 अध्याय 23 आइए हानि के बारे में बात करें। चुंबन। पल भर में काओफी के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो गया। किसी महिला को चूमने देना एक बात थी, लेकिन किसी पुरुष को चूमना, ये कैसे संभव था? खासकर शिनबाओ को, जो इतना बदसूरत और अजीब था। उसे डर था कि एक ही चुंबन से उसे उल्टी आ जाएगी। भाई, क्या मैं उसे चूम नहीं सकता? काओफी ने विराट जोंग की ओर देखते हुए पूछा। आप क्या सोचते हैं? मैंने पहले ही कहा था, हमें अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना होगा और चुंबन देखभाल का सबसे स्पष्ट रूप है, विराट जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। काओफी के लिए बात मानना मुश्किल था, लेकिन उस क्षण जब उसने विराट जोंग का हाथ आगे बढ़ते देखा और उसे पहले मिले थप्पड़ की याद आई तो वह तुरंत डर गया। वह दोबारा उस थप्पड़ को सहने के बजाय जीवन भर किसी महिला को छूना भी पसंद नहीं करेगा। वह थप्पड़ बहुत दर्दनाक था। चुंबन करें या न करें? विराट जोंग चिल्लाया। उसका हाथ एक और थप्पड़ मारने के लिए तैयार था। भाई, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें चूम लूंगा, मैं तुम्हें चूम लूंगा। क्या इतना काफी नहीं है? काओफी ने जल्दी से कहा। फिर शिनबाओ के चेहरे की ओर देखा और पाया कि उसके लिए बात शुरू करना भी असंभव है। शिनबाओ को और भी अधिक दुख हुआ। भाई काओफी को देखते हुए वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काओफी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर वह जानता था कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। इस समय कमरे में मौजूद शिनशियातों अवाक रह गई। क्या हो रहा था? काओफी अपने गुंडे चाचा को क्यों चूम रहा था? बाकी लोग भी वैसे ही थे, अपने कमरों में छिपकर इस दृश्य को देख रहे थे और सदमे से अपने मुंह ढके हुए थे। क्या काओफी, जिसने हमेशा उन्हें डराया था, वास्तव में समलैंगिक हो सकता है? नहीं तो वे जो देख रहे थे उसे कैसे समझा पाते? और इस बारे में और सोचने पर काओफी के सभी अधीनस्थ हटे कट्टे लोग थे, और भी गहराई से सोचने पर उन्होंने अनुमान लगाया कि काओफी तो पहले ही थक चुका होगा। विराट जोंग ने काओफी की झिझक देखी। जल्दी करो, तुम किस बात में आनाकानी कर रहे हो? काओफी ने दांत पीस लिए। मार खाने से बेहतर था एक चुंबन, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं और अचानक शिनबाओ के साथ मुंह से मुंह मिलाकर चुंबन करने लगा। शिनबाओ भी अवाक रह गया। उस क्षण वह सचमुच रोना चाहता था, मानो उसे अपना नियति का दृश्य पहले से ही दिखाई दे रहा हो।
मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने छोटे भाई की इतनी परवाह करेंगे, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। मैंने तो बस तुम्हें उसके माथे पर चुंबन करने को कहा था, लेकिन तुमने सीधे उसके होठों पर चुंबन कर दिया। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है, विराट जोंग ने बगल से हंसते हुए कहा। ये शब्द सुनकर काओफी को इतनी घृणा हुई कि उसे उल्टी आने ही वाली थी। वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और उसने नाश्ते में जो कुछ भी खाया था सब कुछ उल्टी कर दिया। ये देखकर शिनबाओ जल्दी से काओफी की पीठ थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। भाई काओफी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। दफा हो जाओ। काओफी ने शिनबाओ को लात मारी। उसका मन कर रहा था कि उसे लात मारकर जान से मार दे। अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसने एक पुरुष को चूमा है तो काओफी अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन जारी नहीं रख पाएगा। शिनबाओ जमीन पर गिर पड़ा और मिट्टी खाने लगा, लेकिन शिनबाओ अभी जमीन पर गिरा भी नहीं था। काओफी भी गिर पड़े और मिट्टी में जा गिरे। फिर उन्होंने उसके पीछे विराट जोंग को देखा, जिसने अभी अभी अपना पैर नीचे रखा था। मैंने अभी अभी तुम्हारी तारीफ की थी और इतनी जल्दी तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। काओफी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और विराट जोंग की ओर शर्माते हुए मुस्कुराया। भाई, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं उनके प्रति बहुत स्नेह दिखाऊंगा। ये बेहतर है। नौजवान, याद रखना, छोटे भाइयों की देखभाल करनी होगी। अब जब आप ये समझ गए हैं तो चलिए मुआवजे के बारे में बात करते हैं। विराट जोंग ने कहा। भाई, हमें किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, क्या हम अब जा सकते हैं? काओफी जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा। वह वास्तव में विराट जोंग से और कुछ नहीं कहना चाहता था और बस तुरंत वहां से जाना चाहता था। लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, विराट जोंग ने कहा। काओफी का मुंह खुला रह गया। मुझे पहले इस बिल की गणना करने दीजिए, क्या इसमें उपस्थिति शुल्क भी शामिल है? विराट जोंग ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। काओफी रोना चाहता था, वह इस बार स्पष्ट रूप से पैसे लेने आया था, तो फिर यह सब इस तरह कैसे हो गया? स्नैप! काओफी के चेहरे पर एक और हाथ का निशान था और वह चिल्लाते हुए बोला, बड़े भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जल्दी करो और मेरे लिए फीस की गणना करो। उपस्थिति शुल्क कितना है? इतनी देर क्यों कर रहे हो? विराट जोंग चिल्लाया। काओफी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। विराट जोंग को देखकर उसने सोचा कि वह व्यक्ति एक महान दानव राजा है। अभी भी टालमटोल कर रहे हैं। बोलो, कितना? विराट जोंग ने एक और थप्पड़ मारने की तैयारी कर ली। 1000। काओफी ने अपना चेहरा ढंग लिया और चिल्लाया, लेकिन फिर भी थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। तुम किसे नीचा समझते हो? हाँ, उपस्थिति शुल्क मात्र 1000 कैसे हो सकता है? ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि लोगों को कम मत समझो। विराट जोंग ने कहा। 10,000, उपस्थिति शुल्क 10,000 है, काओफी चिल्लाया। अब ठीक है। विराट जोंग को आखिरकार तसल्ली मिली और उसने अपनी उंगलियों पर गिनना जारी रखा। भाई, नहीं, महाराज, क्या मैं अब जा सकता हूँ? काओफी डर गया था। आमतौर पर एक बार चले जाने के बाद वह निश्चित रूप से वापसी करता था, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से वापसी नहीं करेगा। ये व्यक्ति असल में दानवों का राजा था। पहला बिल चुकाने के बाद ही जाने की सोच रहे हो? विराट जोंग ने हथेली बढ़ाते हुए कहा। गणना करें, गणना कीजिए महान स्वामी, बस अपनी कीमत बता दीजिए, मैं चुका दूंगा। काओफी ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा। उसे फिर से पीटे जाने का बहुत डर था और वह मन ही मन शिनबाओ और उसकी 18वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों को कोस रहा था। शाबाश, अब ठीक है। सोचो जरा, हे भगवान, यहाँ प्रकट हुए हैं और उन्होंने तुम लोगों पर हाथ भी रखा है। मेरा हाथ तो जरूर बहुत दर्द कर रहा होगा। मैं इसकी भरपाई के लिए कुछ पौष्टिक सप्लीमेंट क्यों ना खरीद लूँ? विराट जोंग ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। पूरक, हे प्रभु, कृपया कुछ जिनसेन का सेवन करें और स्वयं को पुनः तरोताजा करें ताकि आप स्वस्थ हो सकें। हम भाइयों ने आपको परेशानी दी है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। काओफी ने झुककर कहा। ठीक है, तो अब अगले आरोप की ओर बढ़ते हैं। तुमने अभी अभी मुझे सचमुच घृणा से भर दिया, मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा है, विराट जोंग ने कहा। 50,000, हे प्रभु, मैं आपको 50,000 दूंगा, कृपया मुझे जाने दीजिए। काओफी जमीन पर घुटने टेककर विराट जोंग को पुकारने लगा। धिक्कार है, तुम बदमाश, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपके पैसे के पीछे पड़ा हूँ? 50,000 रुपये मेरे खाते में कब आएंगे, नकद या कार्ड से? विराट जोंग ने कहा। काओफी दंग रह गया। उसके सामने खड़ा आदमी, क्या उसे स्वर्ग से उसे यातना देने के लिए भेजा गया था? नकद, महाराज, मैं अभी जाकर लाता हूँ। काओफी अपनी मोटरसाइकिल की ओर दौड़ा, डिग्गी से जुबान गुआ मुद्रा का एक मोटा बंडल निकाला और उसे विराट जोंग के सामने इस तरह रख दिया जैसे किसी देवता को भेंट चढ़ा रहा हो। महाराज, आपका पोता आपको ये भेंट करता है। विराट जोंग ने बिना गिने ही पैसे ले लिए, फिर काओफी को लात मारी जिससे वह लुढ़क कर दूर जा गिरा। मुझे पक्का पता था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे हे भगवान कहो, जिसे भी तुम्हारा पोता मिलेगा वह बहुत ही बदनसीब होगा। भाड़ में जाओ। अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें पीटने के लिए दोष मत देना। काओफी को ऐसा लगा जैसे उसे क्षमा कर दिया गया हो। वह मुड़ा और भाग गया, और जो अन्य लोग जमीन पर लेटे हुए थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उस जगह को छोड़ने के लिए उत्सुक थे जहाँ वे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। काओफी अभी अभी अपनी बाइक पर सवार हुआ था और क्लच दबाने की तैयारी कर रहा था। रुको, विराट जोंग ने आवाज लगाई, फिर मोटरसाइकिल के पास जाकर उसका जायजा लिया। बढ़िया बाइक है, मैं इसे खुशी खुशी महान को अर्पित करूंगा। काओफी तुरंत साइकिल से उतर गया और प्रभु शब्द को जबरदस्ती निगलते हुए बोला। अपनी बहन को पेशकश करो। तुम्हें पता है क्या, यह मोटरसाइकिल आप यहीं छोड़ गए थे। दोबारा मुझे ऐसा करने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या मैं सचमुच इतना खूंखार हूँ? विराट जोंग ने लात मारते हुए कहा। इस बार काओफी सचमुच रोने लगा, अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर बैठा और रोते हुए चला गया। विराट ने काओफी को जाते हुए देखा, फिर हाथ हिलाकर कहा, अगली बार फिर आने में संकोच न करें। ये सुनकर काओफी बेहोश हो गया। उसने कसम खाई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। 24 अध्याय 24 खून, पसीना और पैसा।
विराट जोंग ने अपने हाथ में मौजूद पैसों को गिना, फिर दोबारा मोटरसाइकिल की ओर देखा। बुरा नहीं है, काफ़ी शक्तिशाली है, कल्लेया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यात्रा के लिए उसके पास परिवहन की व्यवस्था होगी। शिनबाओ ने विराट जोंग को पैसे गिनते हुए देखा और उसे लगा होगा कि उसे बुला दिया गया है। उसने चुपके से अपना पैर उठाया, मानो चुपके से भागने की तैयारी कर रहा हो। वहीं रुक जाओ, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? विराट जोंग ने मोटरसाइकिल की ओर देखते हुए कहा। शिनबाओ का पूरा शरीर कांप उठा और वह वहीं खड़ा रहा, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। विराट जोंग द्वारा पहले पीटे जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था और वह निश्चित रूप से दोबारा पिटना नहीं चाहता था। 100 पुशअप्स करो, विराट जोंग ने मोटरसाइकिल की ओर देखते हुए आदेश दिया। ये सुनकर शिनबाओ के दिमाग में तुरंत विचार आया और वह झटपट जमीन पर लेटकर पुशअप्स करने लगा। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, 2100। शिनबाओ हौंफ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन 100 पुशअप्स ने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। बड़ा भाई, मैंने काम खत्म कर दिया है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? उसने पूछा। आप पुशअप्स क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। शिनबाओ की बात सुनकर विराट जोंग ने जवाब दिया। शिनबाओ वहां अवाक खड़ा रहा और विराट जोंग को देखते हुए बोला, क्या तुमने अभी अभी मुझे पुशअप्स करने के लिए नहीं कहा था? खैर, मैंने तुम्हें इन्हें करने के लिए नहीं कहा था, मैं बस यही कह रहा था, विराट जोंग ने कहा। शिनबाओ की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और जब उसने विराट जोंग के बाकी शब्द सुने तो वह इतना निराश हो गया कि उसे खून थूकने का मन हुआ। तुम, शिनबाओ ने दांत पीसते हुए महसूस किया जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। क्या बात, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मुट्ठियां सख्त हैं और तुम स्वाद चखना चाहते हो? क्या यही बात है? ठीक है, तो मैं इसे अभी आपको दे देता हूँ, विराट जोंग ने कहा। नहीं नहीं, शिनबाओ ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम क्यों डर रहे हो? इस समय तक काओफी और उसका गिरोह जा चुका था और शिन शियातोंग आखिरकार होटल से बाहर निकली, उसका चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। विराट जोंग ने शिन शियातोंग को भी देखा और कहा, सुश्री, आप इस व्यक्ति से अपनी इच्छानुसार निपट सकती हैं। और हाँ, जब वे बदमाश चले गए तो वे हमारे लिए 50,000 युआन भी छोड़ गए। वे कितने उदार हैं, है ना? शिन शियातोंग को विश्वास नहीं था कि काओफी इतना नेक हो सकता है। वह जानती थी कि वे लोग किस चीज़ के बने हैं, लेकिन विराट जोंग ने ऐसा क्या किया था जिससे काओफी इतना डर गया था, ये बात उसे अजीब लग रही थी। ये सिर्फ कुछ थप्पड़ों की बात नहीं थी, है ना? भाई तांग, वह पैसा इस गली के व्यापारियों से उन बदमाशों ने जबरन वसूला था। आज उनका सामान लेने का दिन था और आप उनसे संयोगवश मिल गए, शिन शियातोंग ने कहा। ये सुनकर विराट जोंग का चेहरा गंभीर हो गया। गली के गुंडों को इतनी ताकत कब से मिल गई? उसी क्षण अन्य दुकानदार भी बाहर आए और अपने हृदय में गहरी कृतज्ञता के साथ विराट जोंग को देखने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। जी हाँ, आपने हमारी मेहनत से कमाए पैसे बचा लिए। विराट जोंग अचानक क्रोधित हो गया। इन गुंडों के आसपास होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती। कुछ भी कर, काओफी के चाचा एक गश्ती पुलिसकर्मी हैं जो वास्तव में हमारे इलाके के प्रभारी हैं। हमने इस बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन अंकल काओफी ने सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है। हम तो बस आम लोग हैं, हम पुलिस से कैसे लड़ सकते हैं? एक अधेड़ उम्र की महिला ने गहरी आह भरी। चिंता मत करो, यह एक छोटी सी समस्या है, मैं पुलिस को इसकी सूचना दे दूंगा, विराट जोंग ने घोषणा की। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कुछ गुंडों को संभाल नहीं सकता। ये सारा पैसा तुम्हारा है ना? आपको चाहे जितना भी लूटा गया हो, अब सब कुछ वापस ले लीजिए। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है, नौजवान। अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में आंसू आ गए थे। विराट जोंग ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। ये सबसे साधारण मजदूर थे, इनके लिए पैसा कमाना आसान नहीं था। धिक्कार है, वह इस मामले को संभाल लेगा। 50,000 युआन की राशि परिवारों में तुरंत वितरित कर दी गई और अंत में 5,000 युआन विराट जोंग के पास रह गए। उन्हें पता था कि लोगों ने जानबूझकर इसे उनके लिए छोड़ा था और उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया। उसने पैसे रख लिए और फिर सभी लोग अपनी अपनी दुकानों पर वापस चले गए। लेकिन न्यू होटल के बाहर शिनबाओ अभी भी वहीं खड़ा था। उसे हिलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि विराट जोंग उसे पीट देगा। विराट जोंग ने शिनबाओ की ओर देखा और शिन शियातोंग से कहा, वह तुम्हारा चाचा है, तुम जो कहो वही होगा। शियातोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जब उसने विराट को बोलते सुना तो उसने उसकी ओर देखा, लेकिन तब तक विराट ने अपना ध्यान अपनी नई मोटरसाइकिल पर लगा लिया था और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, जिससे उसे एहसास हुआ कि विराट उसे ही फैसला करने दे रहा है। उसने मुड़कर शिनबाओ की ओर देखा। शिनबाओ को पता था कि विराट क्या सोच रहा है और उसने जल्दी से शियातोंग से विनती की, शियातोंग, कृपया अपने चाचा को जाने दो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, ठीक है? शियातोंग ने शिनबाओ को देखा और घृणा से भर उठी, तुम मेरे चाचा नहीं हो। मेरे पास आपके जैसा कोई चाचा नहीं है। आज से हमारे सारे संबंध समाप्त हो गए हैं। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कृपया मेरी माँ और मुझे परेशान करना बंद करें। बस जाओ। ये सुनकर शिनबाओ ने तुरंत खुशी से कहा, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। लेकिन जाते समय उसने विराट जोंग की ओर मुड़कर देखा। उसे डर था कि विराट कुछ और कह सकता है। जब उसने विराट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तभी वह अंततः भाग गया। ये देखकर शियातोंग को बेहद राहत महसूस हुई। कई वर्षों तक उसके चाचा ने उसके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया था। अब जब वह चला गया था तो वह लगभग रोने लगी। फिर उसने विराट जोंग की ओर मुड़कर झुकते हुए कहा, धन्यवाद भाई तांग। मुझे किस लिए धन्यवाद देना? आपने मेरा किराया पहले ही कम कर दिया है, मैंने आपको चुकाने के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैं थक गया हूँ और अब वापस जा रहा हूँ, विराट ने खुशी से कहा और फिर न्यू होटल के अंदर चला गया। पीछे खड़ी शियातोंग ने बड़ी कृतज्ञता के साथ विराट को जाते हुए देखा।
उसका दिल काफी देर तक भावनाओं से धड़कता रहा, फिर वह भी दौड़कर होटल के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। और धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छा गया। आधी रात के बाद विराट को आखिरकार अच्छी नींद आई। अपने सपने में उसने आर्या को देखा, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सका, केवल एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वह उसका चेहरा देखने वाला था, वह जाग गया। उठने के बाद विराट ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी हथेली के बीचों बीच एक सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई, जो लौ की तरह झिलमिला रही थी। ये वही रहस्यमय साधना तकनीक थी जिसका अभ्यास विराट ने किया था। हर सुबह विराट इसका एक बार अभ्यास करता था। लौटने के बाद से पिछले 2 दिनों से इसकी उपेक्षा हुई थी। एक पूरा चक्र पूरा करने के बाद विराट तरोताजा और स्पष्ट दिमाग महसूस करते हुए खड़ा हो गया। आज शायद वह लाया इंटरनेशनल नाम की किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। क्या पहने? वह निश्चित रूप से सैन्य वर्दी नहीं पहन सकता था, उसे इसे बदलना ही था। बेशक विराट डरा हुआ नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि सैन्य वर्दी पहनना बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। टेलीविजन पर उसकी आकृति हर जगह दिखाई दे रही थी और दूसरों द्वारा पहचाना जाना अच्छा नहीं होगा। गड़गड़ाहट। उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। विराट ने अपना पेट सहलाया, उसे भूख लग रही थी और नाश्ते की जरूरत थी। जैसे ही विराट बाहर जाने वाला था, उसकी मुलाकात शियातोंग से हो गई। वह छोटी लड़की पहले से ही खाना बना रही थी। उसने एप्रन पहन रखा था, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। विराट को सीढ़ियों से नीचे आते देख शियातोंग ने तुरंत खुशी से पुकारा, भाई तांग, नाश्ता तैयार है। सोया दूध और तले हुए आटे के टुकड़े, एक बार जरूर ट्राई करें। और इसी के साथ शियातोंग के हाथ में एक कप सोया दूध और तली हुई आटे की एक स्टिक आ गई। तांग, जिसे बहुत भूख लगी थी, ने बिना किसी झिझक के उन्हें उठाया और खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट है, क्या और भी है? विराट ने इससे पहले कभी तली हुई आटे की स्टिक्स नहीं खाई थीं। वहाँ है, बहुत कुछ है, वे चर्चा के लिए तैयार हैं, शियातोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना सोचे समझे विराट सीधे नाश्ता करने के लिए मेज पर चला गया। वैसे शियातोंग, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जहां मैं कपड़े खरीद सकूं? विराट ने तली हुई आटे की स्टिक चबाते हुए पूछा। 25, अध्याय 25, साधारण स्कूली सुंदरी। 25, अध्याय 25, साधारण स्कूली सुंदरी। मुझे एक नया कपड़ा खरीदना होगा। शियातोंग एक पल के लिए चौंक गई और बोली, भाई तांग, आप क्या खरीदना चाहते हैं? एक सूट, ऑफिस सूट चलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पीआर वाले पहनते हैं। टैंग जोंग ने कुछ देर सोचने के बाद बोलना शुरू किया। इसी समय शियातोंग भी नाश्ता करने बैठ गई और जब उसने विराट जोंग को जनसंपर्क का जिक्र करते सुना तो वह एकदम चौंक गई। पीआर? भाई तांग, आप किस तरह का काम करते हैं? मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं जल्द ही एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, विराट जोंग ने कहा। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि ब्यूटी कंसल्टेंट और पब्लिक रिलेशंस असिस्टेंट क्या करते हैं। साक्षात्कार। भाई तांग, आपके पास अभी तक नौकरी नहीं है ना? मैंने सुना है कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल होते हैं और आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। मैं अब हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में हूं और हमारे क्लास टीचर हमेशा हमसे कहते हैं कि खूब पढ़ाई करो, विश्वविद्यालय में दाखिला लो, अच्छी डिग्री हासिल करो ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके। अच्छा भाई तांग, आप अपना साक्षात्कार कहाँ आयोजित करने की योजना बना रहे हैं? शियातोंग ने पूछा। लॉरियल इंटरनेशनल, विराट जोंग ने कल इंटरनेट पर जो देखा था उसके बारे में सोचते हुए जवाब दिया। छी। शियातोंग ने सोया दूध का एक घूंट लिया और लगभग सारा थूक दिया, फिर उसने बड़ी बड़ी आंखों से विराट जोंग को घूर कर देखा। आपने कहा था कि आप इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रहे हैं? लॉरियल इंटरनेशनल। विराट जोंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने जवाब दिया। भाई तांग, क्या आपको पता है कि वह कंपनी क्या करती है? विराट जोंग ने अपना सिर हिलाया। उन्हें सचमुच पता नहीं था। उन्होंने लॉरियल इंटरनेशनल को इसलिए चुना क्योंकि वे सबसे कम थकाऊ और सबसे आरामदायक नौकरी की तलाश में थे। भाई तांग, आप बिना ये जाने कि वे क्या करते हैं साक्षात्कार देने की हिम्मत कैसे करते हैं? लॉरियल इंटरनेशनल जियांगहाई शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी है जो मुख्य रूप से महिलाओं के उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों और अधोवस्त्रों आदि का कारोबार करती है। जब महिलाओं के अधोवस्त्रों की बात आई तो शियातोंग का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार वह एक हाई स्कूल की छात्रा थी और लॉन्जरी के बारे में बात करने में अभी भी थोड़ी झिझकती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कैमिसोल पहनी हुई थी। महिलाओं के अंडरवियर, है ना? विराट जोंग को इसमें कोई समस्या नहीं लगी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे क्या संभाल रहे हैं, जब तक कि काम आसान हो। मैं बाद में कपड़े खरीदने जाऊंगा, मैं उन्हें कहाँ से खरीद सकता हूँ? विराट जोंग ने पूछा। अरे हाँ, मुझे पता है कि वे कहाँ बिकते हैं भाई तांग। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, है ना? आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी होगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ इसे खरीदने चलती हूँ, शियातोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं? क्या आपकी कक्षाएं नहीं हैं? पढ़ाई का समय इतना कम होने के कारण तुम? विराट जोंग ने कहा। हालांकि उसने खुद ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि छात्रों के लिए अंतिम वर्ष वास्तव में कठिन होता है। कोई बात नहीं, मैं लगभग भ्रमित होने तक हर दिन व्यायाम करता हूँ। मेरी माँ पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और मैंने उनकी देखभाल करने के लिए छुट्टी ली है। ये वास्तव में एक अच्छा ब्रेक है, शियातोंग ने कहा। ठीक है, चलो खाना खत्म करने के बाद चलते हैं, विराट जोंग ने कहा। दोनों ने अपना सिर जमीन में गाड़ लिया और बड़े चाव से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद शियातोंग ने अपनी माँ से कहा कि वह विराट जोंग को कपड़े खरीदने में मदद करने जा रही है। शियातोंग की माँ यांग शिन को सभी लोग आंटी शिन के नाम से जानते थे। जब उसने कल रात शिन बाओ को भेजे जाने के बारे में सुना तो वह काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। अब भले ही वह अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे अब की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, उसके साथ खरीदारी करने में और अधिक समय बिताओ। ठीक है मम्मी, शियातोंग ने जवाब दिया। फिर विराट जोंग ने जियातोंग को बाहर निकाला।
वे उसकी नई गाड़ी यानी कल से काओफी की मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। चलो बैठो। विराट जोंग मोटरसाइकिल पर बैठ गया, उसे स्टार्ट किया और शिन शियातोंग के बैठने के बाद दोनों चल पड़े। ये सचमुच पहली बार था जब विराट जोंग मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन उसकी पेशेवर आदत ने उसे धीमे न चलने के लिए मजबूर किया। उसने तुरंत रफ्तार बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, हवा की तरह तेज गति से, सड़क पर मौजूद कारों से भी तेज। मोटरसाइकिल पर बैठी शिन शियातोंग हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी और उसने विराट जोंग की कमर को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन विराट जोंग के करीब होने से उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में वे रुक गए। शिन शियातोंग ने विराट जोंग को पहले ही वहां पहुंचने का रास्ता बता दिया था। अब मोटरसाइकिल बाजार के किनारे खड़ी थी। यही वह जगह है। शिन शियातोंग ने सामने के बाजार की ओर इशारा करते हुए विराट जोंग से कहा, यहाँ कपड़े काफी सस्ते हैं, बस कुछ 100 युआन में ही काम चल जाएगा। कुछ 100 युआन? विराट जोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतने सस्ते कपड़े कैसे मिल सकते हैं? इससे पहले वह जो कपड़े पहनता था उनकी कीमत कई लाख डॉलर थी, जैसे कि वे अरमानी सूट। क्या दिक्कत है? बहुत महंगा तो नहीं है? तांग, तुम बिल्कुल भी यह नहीं सोच सकती कि यह बहुत महंगा है। साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। शिन शियातोंग ने तुरंत कहा। नहीं, चलो खरीदते हैं। विराट जोंग ने कहा। ठीक है तांग, शिन शियातोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट जोंग ने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। स्पष्ट रूप से युवावस्था की उम्र की, इतनी सुंदर और पवित्र, फिर भी वह औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व प्रतीत होती थी। अचानक विराट जोंग मुस्कुरा उठा। उसे एहसास हुआ कि वह वही है। ध्यान से गिनते हुए वह इस साल ठीक 18 साल का हो गया है। जब शिन शियातोंग ने पीछे मुड़कर देखा और विराट जोंग को हंसते हुए देखा तो उसने पूछा, तांग, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, विराट जोंग ने झटपट कहा। चलो जल्दी से सामान खरीद लेते हैं, हमें इंटरव्यू के लिए देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। शिन शियातोंग अचानक गंभीर हो गई। चलो पहले वहां जाकर देखते हैं। वे दोनों सामान खरीदने के लिए विक्रेता की तलाश में निकल पड़े। और ठीक इसी समय बाजार में स्थित उस अंधेरे इंटरनेट कैफे के अंदर से एक मोटा और एक पतला छात्र बाहर निकले। मोटे वाले के चेहरे पर ढेर सारे मुहासे थे और वह चिप्स का पैकेट पकड़े हुए था, जबकि दुबला पतला वाला लगभग बंदर जैसा दिख रहा था। हालांकि दोनों ने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, उनका व्यवहार लापरवाह और उद्दंड था, जो छात्रों जैसा बिल्कुल नहीं था। धिक्कार है, उस टॉप लेन प्लेयर ने तो हमारी रैंकिंग ही गिरा दी। मेरी रैंकिंग फिर से खराब हो गई। मोटे वाले ने चिप्स खाते हुए शिकायत की। हाँ, भले ही मैं स्वॉर्ड सेंट के रूप में ईश्वर के समान था। दुबले पतले व्यक्ति ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा। बातें करना बंद करो, चलो पहले स्कूल वापस चलते हैं, मोटे वाले ने कहा। दुबले पतले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक उसने दूर से शिन शियातोंग और विराट जोंग को देखा और चौंक गया। फिर जल्दी से मोटे वाले के कपड़े खींच लिए। तुम मुझे किस लिए खींच रहे हो? अगर मैं गिर जाऊं तो क्या तुम मुझे उठाने में मदद करोगे? मोटे वाले ने गुस्से में कहा। नहीं, जल्दी से देखो, क्या वह वही साधारण स्कूली छात्रा शिन शियातोंग नहीं है जिसे हमारे बॉस पसंद करते हैं? दुबली पतली लड़की ने उत्साह से कहा। क्या ये वही है? मोटे वाले ने पतले वाले के इशारे का पीछा करते हुए कहा और वह भी चौंक गया। हाँ, ये वही है, उसकी शक्ल पहचानना नामुमकिन नहीं। किसने सोचा होगा, ये साधारण कॉलेज की खूबसूरत लड़की आमतौर पर इतना नखरे दिखाती है। हमारे बॉस ने कई बार उसका पीछा किया, लेकिन उसने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। आज तो वो एक निर्माण मजदूर के इतने करीब आ गई है। देखो, शिन शियातोंग ने तो निर्माण मजदूर का हाथ भी पकड़ लिया है। उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया था, पता चला कि वह एक पाखंडी है। दुबली पतली लड़की ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सचमुच एक साधारण स्कूली छात्रा की सुंदरी, कितने घटिया मापदंड हैं। हमारी बॉस का पारिवारिक व्यवसाय इतना बड़ा है कि वह इस निर्माण मजदूर के लिए उसे अयोग्य समझती है। हमें इसके बारे में बॉस को जरूर बताना होगा, मोटे वाले ने कहा। बिल्कुल, लेकिन चूंकि हम उनसे टकरा चुके हैं, इसलिए हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। मेरे साथ चलो, इस साधारण सी स्कूली छात्रा से मिलवाते हैं, दुबली पतली लड़की ने कहा। ठीक है, मोटे वाले ने सिर हिलाया। वे दोनों आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। इस समय तक विराट जोंग और शिन शियातोंग की खरीदारी लगभग पूरी हो चुकी थी। शिन शियातोंग ने इस बात पर जोर दिया कि साक्षात्कार के लिए सूट पहनना जरूरी है और वह सूट खरीदने के लिए अड़ी हुई थी, लेकिन विराट जोंग को यह पसंद नहीं था। कैजुअल कपड़े पहनना कहीं बेहतर है, और वैसे भी इंटरव्यू के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या पहनता है। शिन शियातोंग विराट जोंग से बहस नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने वही किया जो विराट चाहता था। जब दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे, मोटे और पतले लोग विराट जोंग और शिन शियातोंग के सामने प्रकट हुए। अरे वाह, तुम तो स्कूल की खूबसूरत लड़की हो, एक निर्माण मजदूर के साथ क्यों घूम रही हो? और वह भी इतना बदसूरत। शिन, स्कूल की खूबसूरत लड़की, तुम हमारे बॉस के साथ हमेशा इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लगती थी, अब तुम एक निर्माण मजदूर के साथ कैसे उलझ गई हो? मुझे लगता है तुम सिर्फ पवित्र होने का दिखावा कर रहे हो। मोटे वाले ने ताना मारा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? शिन शियातोंग को यहाँ मोटे और पतले लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी, और उन्हें इस तरह बोलते हुए सुनकर वह तुरंत घबराकर विरोध करने लगी। अध्याय 26, आर्या से दोबारा मुलाकात। शियातोंग की बात सुनकर फैटी और स्किनी के चेहरे के भाव बदल गए। यो मशहूर खूबसूरत लड़की कहती है कि वह हमें नहीं जानती। अगर आप हमें नहीं जानते तो कम से कम भाई हाओ को तो जानते ही होंगे। भाई हाओ तो तुम पर पूरी तरह फिदा हैं, तुम्हारे लिए यह और वह सब कुछ खरीद रहे हैं, और तुम उन्हें बस नजरअंदाज कर रही हो। और अब आप सचमुच एक निर्माण मजदूर के साथ समय बिता रहे हैं। तुम, शियातोंग लगभग रो पड़ी। बकवास मत करो, वह मेरा भाई है। जरूर, तुम्हारा प्रेमी भाई, फैटी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद स्किनी भी जोर से हंस पड़ी। फिर उसने शियातोंग को घूरते हुए शरारती अंदाज में कहा, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, हम आज की घटना के बारे में भाई हाओ को जरूर बताएंगे। अलविदा।
विराट जोंग उसके बगल में ही था। उन दोनों की बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने शियातोंग से पूछा, शियातोंग, ये कौन है? विराट जोंग का सवाल सुनकर शियातोंग ने जल्दी से जवाब दिया, ये सभी मेरे सहपाठी हैं। मोटा वाला गौशी है और पतला वाला वेईसुओ है। कुत्ते का मल, घटिया। विराट जोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कितने अजीब नाम हैं, उनके माता पिता कितने गैर जिम्मेदार हैं। और ये भाई हाउ कौन है? विराट जोंग ने पूछा। वह हमारे स्कूल के एक अमीर आदमी का बेटा है जिसका नाम जुहो हाउ है। वह हमेशा कहता है कि वह मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन मैं सच में उससे निपटना नहीं चाहती। हाँ, मैं समझ गया। विराट जोंग ने बात समझकर सिर हिलाया। तो क्या मैं अब उन पर हमला कर सकता हूँ? शियातोंग अचंभित रह गई। जब गौशी और वेईसुओ ने यह सुना तो उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए। किसी निर्माण मजदूर का ये कहना कि वह उन्हें मारना चाहता है बिल्कुल असहनीय था। वे शायद झो लियांग जितने धनी न हो, लेकिन वे संपन्न परिवारों से थे। निर्माण श्रमिकों ने उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कब से दिखाए। हाथ में चिप्स का पैकेट लिए गौशी ने विराट जोंग की ओर इशारा करते हुए गाली दी, तुम क्या कह रहे हो, तुम निर्माण मजदूर? यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड के बगल में रहने लायक नहीं हो। वेईसुओ ने भी घमंड से कहा, हम पर हमला करो, हाँ हिम्मत है तो। विराट जोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आगे बढ़कर गौशी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। भारी भरकम शरीर जमीन पर गिरा और अपने भारीपन के कारण कई बार उछलने के बाद रुका। अपने भाई को जमीन पर गिरते देख वेईसुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन इसके तुरंत बाद विराट जोंग की एक लात ने उसे हवा में उछाल दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने शोरगुल भरे बाजार को शांत कर दिया और इस समय सभी का ध्यान इसी ओर केंद्रित हो गया। वे लोग वहां लोगों को क्यों पीट रहे हैं? एक मोटे कपड़े बेचने वाले ने चिल्लाकर कहा। बेवकूफ़ औरत, अपना मुंह बंद करो, इतनी जोर से मत बोलो। अगर उस आदमी को पता चल जाए और वह हम पर हमला करने का फैसला कर ले तो क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने झट से उसका मुंह ढक दिया। शियातोंग अपनी जगह पर जम सी गई। उसे विराट जोंग से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अरे होश में आओ, विराट जोंग ने शियातोंग को हिलाते हुए कहा। तभी शियातोंग को होश आया और वह जल्दी से विराट जोंग के पीछे पीछे चली गई। गौशी और वेईसुओ जमीन पर लेटे हुए कराह रहे थे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। विराट जोंग को जाते देख वे चिल्लाए, तुम, अगर आप साहसी हैं तो मत जाए। विराट जोंग ने एक कदम बढ़ाया ही था कि रुक गया और नीचे गिरे हुए मोटे आदमी की ओर मुड़कर देखा। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से पीट दूंगा। गौशी तुरंत परेशान होकर बोला, भाई बेहतर होगा कि तुम जाओ, कृपया जल्दी जाओ। विराट जोंग अब हाई स्कूल के कुछ छात्रों से झगड़ा नहीं करना चाहता था और जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वे बाजार के निकास द्वार पर पहुंचे, शियातोंग ने घबराकर पूछा, तांग, वे मुसीबत में तो नहीं पड़ेंगे, है ना? नहीं, मैंने इसकी शुरुआत नहीं की, विराट जोंग ने जवाब दिया। अरे, मैंने उन पर हाथ नहीं लगाया। शियातोंग पूरी तरह से अचंभित रह गई। क्या थप्पड़ और भूसे मारना उन्हें हाथ उठाने के रूप में नहीं गिना जाता? दरअसल जियांगहाई शहर लौटने के बाद से विराट जोंग ने किसी पर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि विराट से परिचित हर कोई जानता था कि अगर उसने कोई कार्रवाई की तो निश्चित रूप से किसी की मौत हो जाएगी। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं और फिर मैं इंटरव्यू के लिए निकल जाऊंगा, विराट जोंग ने कहा। ठीक है, शियातोंग ने सिर हिलाया। मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ी और अपनी गति से राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। अरे यार, क्या वो आदमी प्रोफेशनल रेसर हो सकता है? आपने देखा कि यह कितना तेज था? जो लोग इतनी तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हैं वे एक दिन मुर्दाघर में ही पहुंचेंगे, एक लंगड़ाते पैर वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। इस बीच बाजार में गौशी और वेईसुओ सावधानीपूर्वक जमीन से उठे और अपने पेट को सहलाने लगे, जो दर्द से जल रहे थे। वो आदमी बहुत जोर से मारता है। एक प्रवासी मजदूर भी इतना घमंडी व्यवहार करता है। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। धिक्कार है। मुझे आज की घटनाओं के बारे में भाई हाओ को बताना ही होगा और शियातोंग का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। जब स्कूल को पता चलेगा तब हम देखेंगे कि शियातोंग वहां कैसे जीवित रहती है, वेईसुओ ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा। बिल्कुल सही, जवाब आया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और चले गए। शियातोंग को उसके घर छोड़ने और कपड़े बदलने के बाद साधारण कपड़ों में विराट जोंग अपने पहले के रूप से बिल्कुल अलग दिख रहा था। सफ़ेद कमीज और काली पतलून पहने विराट आरामदेह और परिष्कृत दिख रहे थे। अपने 6 फुट के कद और तराशे हुए चेहरे के साथ वह बेहद आकर्षक दिखते थे। शियातोंग उसे एक नज़र में ही देखकर उसके प्यार में पड़ने से खुद को मुश्किल से ही रोक पाए। बेवकूफ़ लड़की, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे साक्षात्कार के लिए शुभकामनाएं दीजिए, विराट जोंग ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जिससे स्वच्छता और गर्मजोशी का भाव झलक रहा था। शियातोंग पूरी तरह से मोहित हो गई थी और जब तक उसे होश आया तब तक वह मुश्किल से हाँ कह पाए। लेकिन विराट जोंग पहले ही अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाया इंटरनेशनल की ओर रवाना हो चुका था। रास्ता न जानने के कारण विराट ने अपने कंप्यूटर का उपयोग करके टेंसेंट मैप्स पर लाया इंटरनेशनल का पता देखा था। उसकी तेज याददाश्त ने यह सुनिश्चित किया कि उसे यह पता अच्छी तरह याद रहे। कुछ ही देर में वह एक बड़ी इमारत के नीचे पहुंच गया। टैंग अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और ऊपर की ओर देखकर इमारत में मौजूद मंजिलों की गिनती करने लगा। हे भगवान, 36 मंजिलें! चारों ओर देखने पर उसे केवल कारें ही दिखाई दे रही थीं, जिससे उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी अलग दिख रही थी। तो क्या ये लाया इंटरनेशनल है? बहुत ही आलीशान। यहाँ काम करना बहुत बढ़िया होगा। चारों ओर कारों से बाहर निकलती युवतियों को देखकर, जो अपने आकर्षक शारीरिक बनावट और लंबी टांगों पर पहनी हुई स्टॉकिंग्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वह इस मनमोहक दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके अलावा ये महिलाएं इतनी बूढ़ी नहीं थीं। उनमें सबसे उम्रदराज महिला लगभग 30 साल की थी। ये वास्तव में पुरुषों के लिए स्वर्ग था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे सबसे आसान काम बताया जाता है।
आंखों के लिए एक दावत, इन सुंदरियों को मात्र देखने से ही किसी का पेट भर सकता है। बस काफी है, विराट जोंग ने और देखने की हिम्मत नहीं की। उसके भीतर आग सुलग रही थी और वह किसी भी क्षण लपटों में गिर सकता था। अगर उसे नाक से खून बहने लगे तो ये शर्मनाक होगा। बीप बीप बीप, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। विराट जोंग के ठीक पीछे एक लाल रंग की BMW 7 सीरीज कार दिखाई दी। कार के अंदर बिजनेस सूट और स्कर्ट पहने एक महिला बैठी थी। करीब से देखने पर वह कुछ दूरी पर रहने वाली और पहुंच से बाहर सी लग रही थी। उसके लाल होंठ और पीली त्वचा पर लगा हल्का मेकअप उसके व्यवहार को और भी निखार रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले वाली आर्या ही थी। 27 अध्याय 27 विचित्र साक्षात्कार। आर्या आज काम पर जा रही थी और उन्हें भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। उसे देर हो रही थी और अब एक मोटरसाइकिल सवार सचमुच सड़क के बीचों बीच रुक गया था, जिससे उसके अंदर पनप रही निराशा भड़क उठी थी। बीप बीप बीप, कार का हॉर्न जोर से बज रहा था। आर्या बाहर निकलकर उस व्यक्ति को कोसने ही वाली थी। जब विराट जोंग ने शोर सुना तो वह मुड़ा और उसने लाल रंग की BMW 7 सीरीज देखी और तुरंत उसकी भौहें तन गईं। ये परिचित लग रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई स्पष्ट याद नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने किसी का रास्ता रोक दिया है तो वह तुरंत कार की ओर मुड़ा और माफी मांगते हुए हाथ हिलाया। लेकिन विराट जोंग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह मोटरसाइकिल को एक तरफ हटाने वाला था, लाल रंग की BMW 7 सीरीज कार वास्तव में पीछे की ओर जाने लगी और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जल्दी है। इधर उधर लहराते हुए ये लगभग दूसरी कारों से टकराने ही वाला था कि विराट जोंग की नज़रों से अचानक ओझल हो गया। विराट जोंग थोड़ा हैरान था। क्या सेडान कार को रास्ता देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए? सेडान कार उसे रास्ता क्यों दे रही थी? कितनी अजीब बात है। विराट जोंग ने इस घटना को एक मामूली रुकावट समझा, अपनी मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर लेया इंटरनेशनल की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर आर्यालाल BMW के अंदर अभी भी सदमे में थी और बोतल से पानी पी रही थी। एक गहरी सांस लेने के बाद वह रुक गई और उसने जो कुछ देखा था उस पर विचार करने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, वह व्यक्ति उस निर्माण मजदूर से इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? यह असंभव है, यह जरूर कोई गलती होगी। वह यहाँ कैसे आ सकता है? यह एक गलती है, निश्चित रूप से एक गलती है। आर्या ने खुद को दिलासा दिया, उसे पूरा यकीन था कि उसने गलत देखा था। पिछले कुछ दिनों से आर्या इस बात से भयभीत थी कि निर्माण मजदूर के साथ उसकी मुलाकात के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा। कई दिनों तक उस निर्माण मजदूर को न देख पाने के बाद ही उसने खुद को आश्वस्त किया कि शायद अब उसकी उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज काम पर आते समय उसने उस निर्माण मजदूर को फिर से देख लिया। यह एक ऐसे बुरे सपने जैसा था जो पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह बस यहाँ से गुजर रहा होगा, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं। आर्या ने खुद को दिलासा दिया और आखिरकार कार का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण मजदूर आसपास तो नहीं है, और फिर राहत की एक गहरी सांस ली। उसने अपने कपड़े ठीक किए और इमारत की ओर चल पड़ी। मुख्य द्वार का इस्तेमाल करने के बजाय उसने पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आए उसका पूरा व्यवहार बदल गया। वह ठंडी और पहुंच से बाहर हो गई। इसी बीच विराट जोंग लेया इंटरनेशनल की तलाश में इमारत के निचले हिस्से में घूम रहा था। ये किस मंजिल पर था? उसी क्षण विराट जोंग ने नीचे एक विज्ञापन बैनर देखा, लेया इंटरनेशनल भर्ती सभा स्थल। विराट जोंग ने मन ही मन सोचा कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि लेया इंटरनेशनल को पता था कि उम्मीदवारों को नौकरी ढूंढने में परेशानी होगी। वे कितने विचारशील थे। फिर वह उधर गया, लेकिन तुरंत ही वह ये देखकर दंग रह गया कि वहां नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सभी उम्मीदवार पुरुष थे, जिनमें हर तरह के पुरुष शामिल थे। वहां साधारण लोग भी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धूप का चश्मा और काले सूट पहन रखे थे और जो माफिया सरगनाओं की तरह दिखते थे। वहां डॉक्टर भी थे, क्या उन्हें अस्पतालों में नहीं होना चाहिए था? वे जनसंपर्क में इतनी दिलचस्पी कब से लेने लगे? और कुछ बदमाश नंगे बदन, टैटू बनवाए हुए, फल काटने वाले चाकू भी लिए हुए थे। बेशक उनमें से कुछ किताबी किस्म के लोग थे, और उससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि कुछ लोगों के बाल राक्षस शैली के थे, हेजहॉग की तरह नुकीले, और नाक में नथनी थी। क्या ये वाकई नौकरी के लिए इंटरव्यू का स्थान था? अगर इन पुरुषों के बगल में खड़ी वह खूबसूरत महिला न होती तो विराट जोंग को शायद ही यकीन होता कि यह सब असली है। फिर विराट जोंग चलकर भीड़ के बीच में खड़ा हो गया। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने विराट जोंग को आते देखा और तुरंत झुककर पूछा, भाई आप पहले कहाँ काम करते थे? इस उत्साह ने विराट जोंग को अचंभित कर दिया। लीगा कॉन्टिनेंट, उस पिछड़े इलाके लीगा कॉन्टिनेंट में काम करना। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वाकई बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही कठिन काम था। लेकिन आपने सही फैसला लिया, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। क्या फैसला? बातचीत आगे बढ़ने के साथ साथ विराट जोंग और भी ज्यादा उलझन में पड़ रहा था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और यहाँ आवेदन करने आया। बहुत हो गया ये नाटक, अब आपको लॉरियल इंटरनेशनल में कौन पसंद है? मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र उस पर है, PR डायरेक्टर ली चुवेन पर। उस आदमी ने विराट जोंग की ओर समझदारी से देखा और फिर बात करती हुई उस खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया। विराट जोंग ने ऊपर देखा और पाया कि वह महिला वास्तव में आकर्षक थी। उसकी मोहक आकृति बेहद मोहक थी। उसके लहराते सुनहरे बाल चमक रहे थे और उसकी लंबी टांगें एक छोटी हल्के पीले रंग की मिनी स्कर्ट में खूबसूरती से निखर रही थी, जो उसके परिपूर्ण शरीर को और भी निखार रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके बगल वाले लड़के ने कहा कि वह उसे पसंद करता है। दरअसल विराट जोंग भी उसे पसंद करता था। खूबसूरत महिला किसे पसंद नहीं आती? जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी अपनी कुछ समस्याएं जरूर होंगी। देखो, तुम इतनी घूर घूर कर देख रहे हो, अब मुझे बताओ कि वह कौन है? जनसंपर्क विभाग में ज्यादा लड़कियां नहीं हैं, लेकिन मेरे पास उन सब की जानकारी है। उस आदमी ने विराट जोंग को घूरते हुए कहा।
विराट जोंग अवाक रह गया और फुसफुसाते हुए बोला, मैं सचमुच नौकरी के इंटरव्यू के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि काम आसान है और फायदे अच्छे हैं। बकवास, तुम बस शेखी बघार रहे हो। मैं आपको बता दूं, यहाँ आवेदन करने आने वाला हर कोई लड़कियों को पटाने के लिए आता है। हमारे आसपास के इन लोगों को देखिए, हर किसी का एक स्पष्ट लक्ष्य है। क्या आपने उस डॉक्टर को देखा? उन्हें आज सुबह ही लॉरियल इंटरनेशनल की भर्ती के बारे में पता चला। उन्होंने कपड़े बदले बिना ही अपनी नौकरी छोड़ दी और यहाँ आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, और वे दोनों गुंडे आज सुबह किसी को पीट रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें भर्ती के बारे में पता चला वे तुरंत आ गए। विराट जोंग पल भर में अवाक रह गया। क्या इतना बेताब होना वाकई जरूरी था? तो अपने भाई को बता दो कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो, उस आदमी ने बेहद जिज्ञासु लहजे में पूछा। लेकिन जल्द ही विराट जोंग को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप मेरी वेन वेन के पीछे तो नहीं पड़े होंगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह मेरी है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। विराट जोंग तो और भी ज्यादा अवाक रह गया। माथे पर एक नस उभर आए और उसने कहा, मैं सचमुच नौकरी के इंटरव्यू के लिए यहाँ आया हूँ। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। उस आदमी की नज़र कहीं और थी। भगवान की कसम, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। विराट जोंग घबरा गया। ये भाई सचमुच बकवास कर रहा था। तभी वह आदमी सामान्य हुआ, लेकिन उसने विराट जोंग को और भी अधिक तिरस्कार भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया, मानो कह रहा हो, अगर तुम यहाँ लड़कियों का पीछा करने नहीं आए हो तो लॉरियल इंटरनेशनल में क्या कर रहे हो? विराट जोंग को अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी समय जनसंपर्क निदेशक ली चुवेन ने अपना फोन चेक किया। अब तो समय आ ही गया था, इसलिए उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक बनावटी मुस्कान दी। सबसे पहले मैं लॉरियल इंटरनेशनल को समर्थन देने के लिए सभी का स्वागत करना चाहूंगा। जब हमने नौकरी की रिक्ति पोस्ट की तो आप सभी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ आने का प्रबंध किया। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी हमारी भर्ती की शर्तों से अवगत हैं, है ना? तभी एक विशिष्ट लहजे वाला, समा हेयर स्टाइल वाला एक लड़का चिल्लाया, बस करो सुंदरी, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। कम से कम भाइयों को ऊपर बुलाकर एक नज़र तो दिखा दो। ली चुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त न करने वाले अब जा सकते हैं। तब विराट जोंग को नौकरी की प्राथमिक आवश्यकता याद आई, जो ये थी कि आवेदकों को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। सामा बालों वाले लड़कों ने यह सुना और कहा, हमने लांशियांग से स्नातक किया है, क्या इसे प्रतिष्ठित माना जा सकता है? अब आप जा सकते हैं। ली चुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें नॉर्थवेस्टर्न समा ग्रुप को नीचा दिखाने की? प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ऐसी क्या खास बात है? ये सुनकर समा के लोग चिंतित हो गए। सुरक्षा, ली चुवेन ने उदासीनता से कहा। अचानक कई सुरक्षा गार्ड हाथों में स्टन बैटन लेकर बाहर आ गए। ये देखकर समा समूह के लोग डर गए और तुरंत भाग गए। भागते हुए वे चिल्ला रहे थे, कुतिया, हमारे उत्तर पश्चिमी समा समूह का इंतजार कर। और बस देखते ही देखते वे गायब हो गए। ये दृश्य देखकर विराट जोंग को लगभग हंसी आ गई। दुनिया बदल गई थी और ऐसे लोग भी मौजूद थे। सामा के लोगों के जाने के बाद भी ली चुवेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह मुस्कुराती रही। जिनके शरीर पर टैटू हैं वे भी अब जा सकते हैं। हम लॉरियल इंटरनेशनल एक फैशन समूह है, कोई गिरोह नहीं। तरबूज काटने वाले चाकू लिए हुए दोनों लोग तुरंत नाराज हो गए, लेकिन इतने सारे सुरक्षा गार्डों की निगरानी में उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। वे निराश होकर वहां से चले गए। कुछ ही क्षणों में ली चुवेन ने सभी फालतू लोगों को बाहर निकाल दिया और फिर उसने बचे हुए लोगों से कहा, ठीक है, बाकी सब लोग साक्षात्कार के अगले भाग के लिए मेरे साथ ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद लोगों का एक समूह इमारत में दाखिल हुआ। अध्याय 28, कई विश्वविद्यालयों में दाखिला मिला। लाया इंटरनेशनल काफ़ी प्रभावशाली था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया मुझे रिसेप्शन डेस्क दिखाई दिया और रिसेप्शनिस्ट भी बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर उस समय एक प्यारी सी मुस्कान थी। कई पुरुषों के दिल इस दृश्य को देखकर उत्तेजित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मानव जगत में किसी असाधारण सुंदरी को देख लिया हो। अंदर की ओर बढ़ते ही पुरुषों के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ गया, क्योंकि उन्हें अलग अलग पोशाक पहने महिला कर्मचारियों की झलक दिखाई देने लगी जो अपने अपने काम में मग्न थीं। यह नज़ारा देखकर नौकरी के आवेदकों के मुंह में पानी आ गया। विराट जोंग ने बस चारों ओर एक नज़र डाली और उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत महिलाएं होंगी, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई पुरुष ही नहीं है। हालांकि यह अफसोस की बात भी थी, क्योंकि उसकी नियति 18 वर्ष की आयु में ही थी, इसलिए कितनी भी खूबसूरत महिलाएं उसके लिए किसी काम की नहीं थीं। नौकरी के इंटरव्यू के लिए यहाँ आए सभी लोग इधर आइए। इस समय ली चुवेन ने एक मजबूत महिला की तरह दिखते हुए ठंडे लहजे में चिल्लाकर कहा। लेकिन कई लोग उस सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अपने पैर भी नहीं हिला पा रहे थे। अगर तुम लोग अभी नहीं आए तो तुम लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाओगे। ये सुनकर कई लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें उस खूबसूरत महिला से हटा लीं। कुछ पेड़ों के लिए पूरे जंगल को क्यों बर्बाद किया जाए? अगर उन्हें नौकरी मिल जाती तो वे बाद में जैसा चाहें वैसा दिख सकते थे, ये बहुत बढ़िया होगा। फिर उनमें से एक समूह एक बंद कमरे में चला गया जो कक्ष जैसा था। सभी आवेदक कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि मंच पर ली चुवेन के हाथ में एक सूची थी। उसके बगल में एक युवा सुंदर महिला बैठी थी जो बहुत उम्रदराज नहीं थी, संभवतः एक नई स्नातक थी, जिसके सामने एक कंप्यूटर था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ डेटा दर्ज कर रही थी। अब अपनी डिग्रियां निकालिए, या कम से कम डिग्रियों के नंबर ही काफ़ी होंगे। हम आपके शिक्षण संस्थानों का सत्यापन करेंगे और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो मुझे खेद है, लेकिन सुरक्षाकर्मी आपको बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर विराट जोंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त अपनी डिप्लोमा संख्या याद आ गई। उन्हें ये बात तुरंत याद आ गई, क्योंकि उनकी याददाश्त आम लोगों की याददाश्त से कहीं बढ़कर थी। इसके बाद ली चुवेन ने हेडसेट लगाया और पहले आवेदक से बात शुरू की। प्रत्येक आवेदक ने या तो अपनी डिप्लोमा प्रस्तुत की या अपनी डिप्लोमा संख्या बताई।
एक बार नंबर बता दिए जाने के बाद लीचुवेन उसे कंप्यूटर पर बैठी सुंदरी को बता देती थी, जो फिर उस नंबर को दर्ज करके उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करती थी। अगर यह सही होता तो लीचुवेन उन पर मुस्कुराती और अगर यह गलत होता तो वह सीधे सुरक्षाकर्मियों को बुला लेती। जो लोग दिखावा कर रहे थे वे वहां नहीं रह सके और उन्हें अपमानित होकर जाना पड़ा। जो व्यक्ति पहले विराटजोंग से बात कर रहा था वह ठीक उसके सामने बैठा था और उत्साह से अपनी डिप्लोमा को विराटजोंग के सामने लहराते हुए पूछ रहा था, आपने किस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। दूसरे व्यक्ति की आंखें तुरंत चमक उठी, अरे नहीं, एक सहपाठी पूर्व छात्र। आपने किस वर्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त की? मैंने 3 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विराटजोंग इस सवाल को सुनकर हैरान रह गया, आखिर उसे कैसे पता चल सकता था कि उसे किस साल स्नातक होना चाहिए था? ये पुराने प्रधानाचार्य ही थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से उन्हें डिप्लोमा दिलाने पर जोर दिया था। उस साल उसकी उम्र 13 साल रही होगी। मैंने 5 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विराटजोंग ने हिसाब लगाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं, 5 साल पहले का मतलब है कि आप मुझसे सीनियर हैं। मैंने आपको उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कभी क्यों नहीं देखा? हम शुवान काउंटी के लोग जब भी विदेश में होते हैं तो हमेशा मिलन समारोह आयोजित करते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा, उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। कुछ विराटजोंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कितनी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात रही, सीनियर। ये सोचकर हैरानी होती थी कि हम एक ही कंपनी में काम करेंगे। वैसे क्या आप 5 साल पहले के उस अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इस विश्वविद्यालय ने उनके लिए एक शिक्षण भवन का निर्माण किया और बाद में उसका नाम उनके नाम पर रखा, जिसे विराटजोंग भवन कहा जाता है। मैं घूमने आया था लेकिन उस महान हस्ती को देखने से चूक गया। क्या आपने उसे देखा है? विराटजोंग के 5 साल पहले स्नातक होने की खबर सुनते ही उस व्यक्ति ने उत्साह से पूछा। विराटजोंग भवन। विराटजोंग कुछ हद तक अवाक रह गया। पुराने प्रधानाचार्य क्या कर रहे थे? उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि उनके नाम को सार्वजनिक न किया जाए, तो फिर इसका इस तरह इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? जब भी उन्हें समय मिलेगा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जाकर पुराने प्रधानाचार्य से मिलना होगा। दरअसल तथाकथित विराटजोंग भवन का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि विराटजोंग ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पर बहुत बड़ा उपकार किया था। पुराने प्रधानाचार्य ने विशेष रूप से उनके लिए एक स्मारक भवन बनवाने का वादा किया। विराटजोंग इस वादे के प्रति उदासीन था और उसने बूढ़े प्रधानाचार्य से कहा था कि उसका नाम हर कीमत पर गुप्त रहना चाहिए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रधानाचार्य काफी अवज्ञाकारी प्रतीत हो रहे थे। मुझे थोड़ा सा पता है। तो फिर बताए। सामने बैठा व्यक्ति एकदम चौकन्ना हो गया, लेकिन उसी क्षण ली चुवेन पास आ गई। वह आदमी आखिरकार चुप हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर विराटजोंग से यह कहना नहीं भूला कि वे किसी और दिन बात करेंगे। उस व्यक्ति ने अपना स्नातक प्रमाण पत्र भी निकाला और ली चुवेन को सौंप दिया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, क्योंकि वह लाया इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में केवल उसी के लिए आया था। लेकिन ली चुवेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्नातक प्रमाण पत्र लेकर उसने ध्यान से उसके पन्ने पलटे। ये सच है, और फिर उसने स्नातक प्रमाण पत्र वापस कर दिया। इसके बाद विराटजोंग की बारी थी। तुम्हारा स्नातक प्रमाण पत्र कहाँ है? ली चुवेन ने ठंडे स्वर में पूछा। ली चुवेन की ओर देखते ही विराटजोंग को लगभग नाक से खून आने लगा और उसने जल्दी से उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते ली चुवेन के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, यह न जानते हुए कि ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को लाया इंटरनेशनल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नाक से खून पोंछने के बाद विराटजोंग को खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास करने के बाद से जब भी वह किसी महिला को देखता था तो उसकी नाक से खून बहने लगता था, मानो उसकी आंग ऊर्जा बहुत अधिक मजबूत हो गई हो। मेरे पास सिर्फ एक संख्या है, विराटजोंग ने कहा और फिर अंकों की एक श्रृंखला तेजी से बोल दी। HFOOO1। ली चुवेन अचंभित रह गए। इस स्नातक प्रमाण पत्र का नंबर वाकई अजीब था। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकों को देखा था, लेकिन इससे पहले उसने कभी ऐसा स्नातक प्रमाण पत्र नहीं देखा था। नंबर 1 स्थान केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्रों के लिए ही हो सकता है। उसके सामने खड़े उस आदमी के लिए ये कैसे संभव हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से एक लंपट था। जियोकिंग HF000001 की जांच करने में मेरी मदद करें, ली चुवेन ने कहा। फिर उन्होंने कंप्यूटर के पास बैठी महिला को खोजते हुए देखा। बहन ली, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ली चुवेन के चेहरे पर ठंडी हंसी दिखाई दी, जिससे साफ पता चल रहा था कि विराटजोंग कुछ शरारत करने वाला है। दरअसल वह एक धोखेबाज था, इसलिए उसने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। बहन ली, लेकिन HF000001 नंबर वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम विराटजोंग है। एपी से एक आवाज आई। क्या? ली चुवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और विराटजोंग की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? विराटजोंग ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और ली चुवेन की मोहक आकृति को देखा, उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। ली चुवेन ये जानकर हैरान रह गई कि सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति था, लेकिन विराटजोंग की नाक से दोबारा खून बहते देख वह क्रोधित हो गई। आखिर यह आदमी क्या सोच रहा था? ऐसे व्यक्ति को लाया इंटरनेशनल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तुरंत सोचते हुए उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन आपका स्नातक प्रमाण पत्र अमान्य है। अमान्य? विराटजोंग चौंक गया। उसने शायद गलत याद किया होगा। तो क्या अब आप जा सकते हैं? 1 मिनट रुकिए, जल्दी मत कीजिए, एक और है, JKOOO1। विराटजोंग ने कुछ देर सोचा और फिर संख्याओं का एक और सेट दिया। ये जोलिनी विश्वविद्यालय के स्नातक प्रमाण पत्र से लिया गया था।
उस समय जोलिनी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक ने उनके सामने घुटने टेककर उनसे रुकने का अनुरोध किया था और उन्होंने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया था। ये तो गलत नहीं हो सकता है ना? ली चुवेन स्तब्ध रह गया। विराट जोंग वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक थे, लेकिन अब उनके पास जोलिनी विश्वविद्यालय से भी स्नातक की डिग्री थी। यह नकली ही होना चाहिए। आखिरकार वन नंबर उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्होंने जोलिनी विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए था, वह किस प्रकार का योगदान दे सकता था? आपने कहा कि आपका प्रमाण पत्र नंबर J000001 है, ली चुवेन ने पूछा। हाँ, विराट जोंग ने उत्तर दिया। क्या आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हैं? ली चुवेन ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जोलिनी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। मैं आईवी लीग विश्वविद्यालयों में भी पढ़ चुका हूँ। दरअसल मैंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है, विराट जोंग ने कहा। बेशक वह खुद उनके पास नहीं गए थे, बल्कि आईवी लीग के अध्यक्ष दूर दूर से उन्हें आमंत्रित करने आए थे। बकवास, सुरक्षा, ली चुवेन चिल्लाया। यह आदमी स्पष्ट रूप से बेवजह हंगामा कर रहा था। लेकिन इसी क्षण जियाओवू की आवाज़ एयरपीस से सुनाई दी। बहन ली, जोलिनी विश्वविद्यालय में वास्तव में एक विराट जोंग है और उसका प्रमाण पत्र नंबर J000001 है। क्या? ली चुवेन का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। अध्याय 29 उस रात। ये सुनकर ली चुवेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आखिर चल क्या रहा था? वही व्यक्ति फ्लोरी विश्वविद्यालय और कोलिनी विश्वविद्यालय दोनों में मौजूद था। क्या ये व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा होगा? क्या तुम फर्जी दस्तावेजों के साथ उनकी कंपनी में घुसने की सोच रहे हो? वह इस व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। सुरक्षा, क्या अभी भी कोई समस्या है? विराट जोंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, वहाँ है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। आप फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए कृपया चले जाए, ली चुवेन ने ठंडे लहजे में कहा। नहीं, ये नौकरी मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 प्रति माह, बस इंतजार करो, मुझे और भी मिलेगा। विराट जोंग चिंतित हो गया। उसे ऐसी अच्छी, आसान और खुशी देने वाली नौकरी और कहाँ मिल सकती थी? आपके पास और क्या है? ली चुवेन अचंभित रह गया। मेरी डिप्लोमा, विराट जोंग ने मन ही मन सोचते हुए कहा कि जुबान देश तकनीकी रूप से उतना उन्नत नहीं होगा और विदेशी डिप्लोमा की जांच नहीं कर पाएगा, इसलिए जुबान देश की डिप्लोमा का ही इस्तेमाल क्यों न किया जाए। BJOO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 Ooo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 
यह उसका पहला विश्वविद्यालय था और उसे 7 या 8 साल की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विराट जोंग को याद था कि डिप्लोमा पर लिखे नंबर को याद कर लेने के बाद वह उस समय कितना खुश था। लेकिन जैसे ही ली चुवेन ने विराट जोंग को इस संख्या का जिक्र करते सुना, उसका चेहरा कुछ हद तक बिगड़ने लगा। बीजे शुवानजिंग शहर के शीर्ष विश्वविद्यालय का कोड था, जहां से उसने स्वयं स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अलावा वह जानती थी कि बीजे 000001 वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति था, जिसके प्रमाण पत्र शुवानजिंग सिटी यूनिवर्सिटी संग्रहालय में संरक्षित थे। उस समय ली चुवेन उस व्यक्ति की प्रशंसा करते थे जिसके पास ऐसी उपाधि थी, क्योंकि ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति निस्संदेह एक प्रतिभाशाली, सैन्य कौशल से परिपूर्ण एक महान विद्वान होगा। किसी भी सूरत में वह उसके सामने खड़ा आदमी तो हो ही नहीं सकता था। ये सोचकर कि यह फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करने का एक और दुस्साहपूर्ण प्रयास है, उसने ठंडे लहजे में कहा, अब आप जा सकते हैं, सुरक्षाकर्मी। विराट जोंग अवाक रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे सब कुछ गलत याद हो, कुछ न कुछ तो सही होना ही चाहिए था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी यह महिला ही परेशानी खड़ी कर रही थी, जो उसे लेया इंटरनेशनल में प्रवेश नहीं करने देना चाहती थी। फिर भी विराट जोंग को आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसने इस महिला को देखा था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, तो वह उसके प्रति इतनी कठोर क्यों थी? लेकिन विराट जोंग को धमकाना चाहना, यह असंभव था। उसकी निगाहें चारों ओर दौड़ीं और फिर उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान फैल गई। उस काली मोजे वाली लड़की, तुम लोगों को इस तरह धमका नहीं सकती। इस भाषण को सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। नौकरी के लिए आवेदन कर रहे पुरुष विराट जोंग की ओर देखने लगे। वहीं कंप्यूटर के पास बैठा शियाओ भी अपनी आंखें चौड़ी करके दबे स्वर में हंसने लगा और फिर विराट जोंग की ओर देखकर सोचने लगा कि इस आदमी में सिस्टली से इस तरह बात करने की हिम्मत कहां से आई। आखिरकार राष्ट्रपति के अलावा सिस्टली लेया इंटरनेशनल में अपने रूखे स्वभाव के लिए मशहूर थी और यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा संकेत नहीं था। काली मोजे वाली लड़की शब्द सुनते ही ली चुवेन स्तब्ध होकर अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। क्या कहा आपने? विराट जोंग ने भी गुस्से का नाटक करते हुए कहा, काली मोजे वाली लड़की, मुझे पता है कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ जो किया उससे तुम मुझसे नफरत करने लगी होगी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, किस लिए? उस रात तुरंत ही उनके चारों ओर विस्मयबोध की आवाजें उठने लगीं। क्या उस रात क्या हुआ था? विराट जोंग के सामने बैठा व्यक्ति अब और चैन से नहीं बैठ सकता था। वह विराट जोंग से ईर्ष्या और द्वेष रखता था, क्योंकि उसने उसकी देवी के साथ एक रात बिताई थी। इतने फटेहाल कपड़े पहने यह आदमी बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। उस रात कंप्यूटर के पास बैठी शियाओ वो भी अवाक रह गई। सिस्टली वास्तव में उस लड़के के साथ थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सिस्टली हाल ही में इतनी आकर्षक लग रही थी। किताबों में जो लिखा था वो सही था। एक बार जब कोई महिला पहली बार इस अनुभव से गुजरती है तो उसकी त्वचा वाकई बेहतर दिखने लगती है। इसी बीच ली चुवेन गुस्से से फट पड़ने के कगार पर थी। उस रात के बारे में ये सारी बातें उस व्यक्ति की सरासर बकवास थीं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उस रात की बात क्या है? स्टॉकिंग गर्ल, बस इसे नकारना बंद करो। सच बोलो, तुम्हारे बॉस ने कभी नहीं कहा कि ऑफिस में प्रेम संबंध रखना मना है, ठीक है? मुझे निशाना बनाना बंद करो।
विराट जोंग ने गंभीर भाव से कहा, फिर ली चुवेन को घूरते हुए उसकी आंखें झपक रही थीं, एक स्पष्ट संकेत। ली चुवेन पहले से ही इतनी गुस्से में थी कि उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, लेकिन विराट जोंग की पलकें झपकाते हुए देखकर वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। अगर तुम मुझे ही निशाना बनाते रहे तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा, विराट जोंग ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। ली चुवेन ने उसकी बात सुनी, लेकिन दूसरों ने नहीं सुनी। वह पलटवार करने ही वाली थी कि उसने चारों ओर नजर डाली और सभी लोगों की अजीब निगाहें देखीं। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसे लगा कि अगर वह उसके खिलाफ जाना जारी रखती है तो वह कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। इस पर विचार करने के बाद उसने इसे छोड़ देने का फैसला किया, खासकर इसलिए क्योंकि लिखित परीक्षा अगली ही थी। उसके जैसा व्यक्ति तो पास ही नहीं हो सकता था। फिर ली चुवेन ने गहरी सांस ली और विराट जोंग के पास से गुजर गई। विराट जोंग ने ली चुवेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्टॉकिंग गर्ल, अब से हम सहकर्मी होंगे। हमें वाकई में अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है ना? ली चुवेन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि वह सचमुच चाहती थी कि वह विराट जोंग के टुकड़े टुकड़े कर दे। जैसे ही ली चुवेन चली गई, विराट जोंग के सामने बैठा आदमी ने अपना सिर घुमाया और दांत पीसते हुए पूछा, भाई, क्या तुमने सचमुच वह रात वेन वेन के साथ बिताई थी? उस आदमी की निगाहों को देखकर विराट जोंग को लगा जैसे उसकी भेद खुल गई हो। ऐसी रात थी तो क्या हुआ? धिक्कार है, इतनी बढ़िया पत्ता गोभी सुअर के हाथ कैसे लग गई? धिक्कार है, उस आदमी ने गुस्से से कहा। आपका बोलने का तरीका सही नहीं है। हम तो पूरी रात पोकर खेलते रहे, ये पत्ता गोभी और सुअर वाली स्थिति में कैसे बदल गया? विराट जोंग ने जवाब दिया। उस आदमी की पुतलियां फैल गईं और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये तो बस पोकर था। मुझे लगा कि आपका मतलब वो दूसरी बात, पोकर खेलने के बाद क्या वह करना गलत है? विराट जोंग ने कहा, हे भगवान, जिन लोगों ने फर्जी डिप्लोमा बनवाए थे उन सभी को सुरक्षा गार्डों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ली चुवेन दोबारा मंच पर गए और बोले, अगला चरण लिखित परीक्षा है। हमारे कर्मचारी जल्द ही सभी के लिए परीक्षा पत्र लेकर आएंगे। यह मुख्य रूप से हमारे लोरियल इंटरनेशनल के प्रमुख उत्पादों से संबंधित है। बोलने के बाद ली चुवेन ने विराट जोंग को गुस्से से घूरा। स्वाभाविक रूप से विराट जोंग ने इसे देखा और जल्दी से ली चुवेन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर उसे एक चुंबन देते हुए कहा, स्टॉकिंग गर्ल, मवाह। ली चुवेन इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग अपनी आंखें घुमा रही थी। विराट जोंग के सामने बैठा व्यक्ति उस क्षण दिल टूट जाने जैसा महसूस कर रहा था। उसकी देवी को यूं ही छीन लिया गया। उसके सामने ही प्यार का प्रदर्शन करना उसके लिए दोहरा झटका था। धिक्कार है, तुम मुझे ऐसे ही कुत्ते का खाना खिलाने वाले हो। एक इंसान को जीना कैसे चाहिए? तभी कमरे के बाहर से एक महिला परीक्षा पत्र लेकर अंदर आए और उसने जल्दी से उन्हें बांध दिया। सभी को एक एक मिला। ये हमारे लोरियल इंटरनेशनल से संबंधित परीक्षण है। आप सभी कृपया जल्द से जल्द जवाब देना शुरू करें। शीर्ष 4 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी साक्षात्कार के अंतिम दौर में पहुंचेंगे। ली चुवेन ने मंच से घोषणा की। फिर विराट जोंग की ओर देखते हुए उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम भले ही फर्जी डिप्लोमा पर भरोसा करते हो, लेकिन अब देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इस परीक्षा में 8 भाषाएं शामिल हैं। मैं खुद भी इसका जवाब नहीं दे सकता, आप कैसे दे सकते हैं? उस समय परीक्षा के प्रश्न पत्र प्राप्त करते ही लगभग सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, सिवाय विराट जोंग के, जो काफी हद तक अविचलित रहा। हालांकि परीक्षा पत्र में जुबान देश की भाषा, वाटर देश की भाषा और लू देश की भाषा में लिखे हुए घने पाठ भरे हुए थे, जो एक अव्यवस्थित कागज की तरह था। फिर भी विराट जोंग ने सब कुछ पहचान लिया। इस प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। तुच्छ बात। 30 अध्याय 30 टन। अपने कागजात मिलने और उसमें लिखे जटिल पाठ को देखकर बाकी सभी लोग अभिभूत महसूस करने लगे, लेकिन विराट जोंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और तेजी से लिखने लगा। अगर वह शब्दों को समझ सकता है तो भला क्या मुश्किल हो सकता है? हालांकि इन सवालों से विराट जोंग को थोड़ी शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई। अनुवाद इस प्रकार थे। एक महिला अपनी आकर्षक आकृति को कैसे बनाए रख सकती है? नीचे दिए गए विकल्प थे। 1 तले हुए खाद्य पदार्थ खाएं। बी, बिस्तर पर लेटें। सी, व्यायाम करें। सी, निश्चित रूप से सी, व्यायाम न करके भी अच्छी काया चाहना। आप मजाक कर रहे होंगे। अगले प्रश्न ने विराट जोंग को और भी अधिक अविश्वास में डाल दिया। रात को सोने से पहले एक महिला के लिए क्या पीना अच्छा होता है? 1 बियर, बी, कोला, सी, दूध। क्या ये स्पष्ट नहीं है? बिल्कुल, विटामिन सी, क्योंकि सोने से पहले दूध पीने से त्वचा खूबसूरत हो सकती है। उस समय ली चुवेन कमरे में इधर उधर घूम रही थी, प्रश्नों से परेशान परीक्षार्थियों को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बार प्रश्न महिलाओं के मुद्दों के कई विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए थे और प्रत्येक प्रश्न में कई भाषाओं का उपयोग किया गया था। ये वास्तव में इस बात की परीक्षा थी कि विदेशी भाषाओं में कौन कुशल है। जो लोग परेशान थे वे सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ आए थे और परीक्षा के बाद वे जा सकते थे। फिर ली चुवेन ये जानने के लिए उत्सुकता से विराट जोंग के पास गया कि वह धोखेबाज कैसा है। विराट जोंग का पेपर देखकर वह मुस्कुराई, क्योंकि उसने देखा कि विराट जोंग ने सभी उत्तरों के लिए सी चुना था। ये स्पष्ट था कि उसने प्रश्न पढ़े तक नहीं थे, बस आंख बंद करके उत्तर चुन लिए थे। आखिरकार जुबान काउंटी के छात्रों के लिए सी हमेशा पहली पसंद थी। अगर उन्हें जवाब नहीं पता होता था तो सी चुनने पर उसके सही होने की 75% संभावना होती थी। बस थोड़ा इंतजार करो, ली चुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। काली रेशम वाली लड़की कहे जाने की याद से उसका चेहरा उतर आया और वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। काली रेशम वाली लड़की, मैं अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। ली चुवेन की मुट्ठियां तुरंत कस गईं और पीछे मुड़कर विराट जोंग का चिढ़ाने वाला चेहरा देखकर वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी।
आप बस इंतजार करो। ली चुवेन ने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और खुद को समझाया कि उसे विराट जोंग से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसकी हालत और खराब हो जाएगी। ली चुवेन को चिढ़ाने के बाद विराट जोंग ने परीक्षा जारी रखी। वह काफी खुश महसूस कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस महिला को इतना नाराज कब कर दिया था। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि वह बहुत ही आकर्षक था, लेकिन इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। ये रूप रंग उन्हें उनके माता पिता से उपहार में मिला था। आजकल की महिलाएं वाकई हैरान करने वाली थीं। क्या वे किसी लड़के को सिर्फ इसलिए पीटना चाहती थीं क्योंकि वह उनके बॉयफ्रेंड से ज्यादा हैंडसम था? विराट जोंग का ध्यान फिर से कागज पर केंद्रित हुआ और अचानक उसे एक समस्या नजर आई। परीक्षा के प्रश्नपत्र में एक विदेशी भाषा के प्रश्न में गलती थी। मुख्य त्रुटि द बस्ट शब्द का प्रयोग था, जो कि गलत था। इस संदर्भ में इस शब्द का अर्थ स्तन होना चाहिए, न कि स्तन का ऊपरी भाग। यह एक बुनियादी गलती थी, लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए ऐसी गलती करना घातक साबित हुआ। विराट जोंग ने सोचा, चूंकि वह एक दिन इस कंपनी का कर्मचारी बनने वाला है, तो क्यों न वह इसे सुधारने में उनकी मदद करे। ये कंपनी के प्रयासों में योगदान देने जैसा था। तब विराट जोंग चिल्लाया, काली रेशम वाली लड़की, इस परीक्षा के प्रश्नपत्र में कुछ गड़बड़ है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने ली चुवेन को उस नाम से क्यों पुकारा, आखिरकार विराट जोंग उसे इसी नाम से जानता था। धीरे धीरे रुचि खो रही ली चुवेन ने उपनाम सुनकर अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए, लेकिन ये सुनकर कि यह परीक्षा के पेपर में कोई समस्या थी, वह तुरंत उसके पास चली गई। हालांकि वह उसे चिड़चिड़ी लगती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने काम की उपेक्षा नहीं कर सकती। विराट जोंग के पास पहुंचकर ली चुवेन ने उसे सख्ती से देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर परीक्षा के प्रश्नपत्र में कोई गलती नहीं है तो फिर तुम्हें परेशानी होगी। काली स्टॉकिंग वाली लड़की, तुम मुझे फिर से निचोड़ रहे हो। विराट जोंग ने बोलते हुए तुरंत दयनीय चेहरा बना लिया, मन ही मन हंसते हुए, कौन किससे डरता है? क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं मिट्टी का बना हुआ हूं और वे जब चाहें मुझे धमका सकते हैं? ली चुवेन के पास विराट जोंग से बात करने का समय नहीं था। मुझे परीक्षा पत्र देखने दो। अरे देखो, ये शब्द गलत है, ये स्तन होना चाहिए, न कि बस्ट, विराट जोंग ने ली चुवेन से कहा। ली चुवेन ने कागज को देखा और विराट जोंग के करीब झुक गई। विराट जोंग महिलाओं के करीब नहीं जा सकता था, सिर्फ एक नज़र डालने से ही उसकी नाक से खून बहने लगता था। ली चुवेन को भी लगा कि विराट जोंग सही कह रहा था। हालांकि यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन फिर भी यह अच्छा था कि उसने इस ओर ध्यान दिलाया। जी हाँ, हम इस पर ध्यान देंगे, ली चुवेन ने कहा, लेकिन तभी उसने विराट जोंग की नाक से खून बहते देखा, जिससे वह और भी गुस्से में आ गई। क्या आप कहाँ देख रहे हैं? मैं कुछ नहीं देख रहा था, विराट जोंग ने जल्दी से जवाब दिया। आसपास के अन्य लोग सचमुच उससे ईर्ष्या करते थे। ली चुवेन के इतने करीब आना जीवन भर का सौभाग्य था। वे वास्तव में विराट जोंग से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। ली चुवेन इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकी और केवल गुस्से से दांत पीसकर मुड़कर मंच पर चढ़ गईं और फिर चिल्लाईं, क्या देख रहे हो? अपने काम पर वापस लग जाओ। जो भी मानकों को पूरा नहीं करता उसे निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी यह नौकरी चाहिए या नहीं? तुरंत ही सभी उम्मीदवारों ने अपना सिर नीचे कर लिया। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन ली चुवेन को देखकर सभी को लगा कि वह खूबसूरत है। वास्तव में हिंसा में भी सुंदरता होती है। विराट जोंग मुस्कुराया और अपने शोध पत्र पर काम करना जारी रखा और 5 मिनट बाद उसने हाथ उठाया, मैं अपना शोध पत्र जमा कर रहा हूँ। ली चुवेन अभी भी गुस्से में थी, लेकिन जब उसने विराट जोंग को अपना पेपर जमा करते देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि उसने शायद जल्दी जल्दी काम निपटाया होगा। चलो देखते हैं अब क्या कर पाते हो बच्चे। जमा करने के बाद तो कोई वापसी नहीं। वह फुर्ती से आगे बढ़ी और विराट जोंग का पेपर छीनते हुए बोली, ठीक है, बाहर जाओ और इंतजार करो। जी हाँ, काली मोजे वाली लड़की। विराट जोंग मुस्कुराते हुए ली चुवेन की तीखी निगाहों को अनदेखा करते हुए खड़ी हो गई और सबकी निगाहों के बीच से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने तरह तरह की पेशेवर महिलाओं को देखा और उनकी मोहक आकृति और खिलखिलाती मुस्कान को देखकर विराट जोंग की नाक गर्म हो गई और खून बहने लगा। उसने जल्दी से नाक पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, ये तय करते हुए कि वह खुद को और शर्मिंदा नहीं करेगा। लेकिन विराट जोंग भी बहुत हैरान था, आखिर उसे नाक से खून बहना इतना पसंद कब से आने लगा। शायद वह सचमुच अपने 18वें जन्मदिन पर मरने वाला था। नाक से खून आना मृत्यु का पूर्व संकेत है। विराट जोंग दिल खोलकर हंसा और सोचने लगा कि उसे आर्या को जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए। कमरे के अंदर ली चुवेन ने विराट जोंग का पेपर शियाओवू को सौंप दिया, जो कंप्यूटर के पास बैठा था। इस पेपर की जांच करो और पता लगाओ कि यह कितना सटीक है। जी हाँ बहन ली। शियाओवू ने कागज लिया और ध्यान से उसकी जांच करने लगी। प्रश्नपत्र के उत्तर पहले से ही दूसरे पन्ने पर लिखे हुए थे, उसे बस उनका मिलान करना था। शियाओवू ने एक हाथ में विराट जोंग का पेपर और दूसरे हाथ में उत्तर पकड़े हुए थे और पहले प्रश्न से लेकर अंत तक उनकी तुलना कर रहे थे। उनके चेहरे पर पहले उदासीनता का भाव था, फिर आश्चर्य बढ़ता गया और अंत में उनका मुंह खुला रह गया। बगल में खड़ी ली चुवेन ने शियाओवू की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और तुरंत पूछा, क्या बात है? क्या वे सभी गलत हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सभी बातें सही हैं, शियाओवू ने कहा। क्या? मुझे देखने दो। ली चुवेन ने कागज और उत्तर छीन लिए, उनकी तुलना साथ साथ की और पाया कि विराट जोंग के उत्तर पुस्तिका से बिल्कुल मेल खाते थे। यह असंभव है, वह तो दस्तावेजों का जालसाज है, उसे इतनी सारी भाषाएं कैसे आ सकती हैं? ली चुवेन ने हैरानी से कहा। बहन ली, शायद वह लड़का वाकई में कुशल हो, शियाओवू ने फुसफुसाते हुए कहा। बकवास। ली चुवेन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की वह प्रशंसा करती थी वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है। उसने अवश्य ही अवैध साधनों का इस्तेमाल किया होगा। इसी बीच दरवाजे के बाहर विराट जोंग अभी भी अपनी नाक से बहते खून को पोंछ रहा था, लेकिन अचानक उसे जोर से छींक आई, धिक्कार है, मुझे कौन कोस रहा है?